अस्सलाम वालेकुम KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है तमाम रस्ते लहू तलब हैं। इस नावल की राइटर हैं निगहत अब्दुल्ला। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। देखो सोनिया, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ और तुम जानती हो जब लड़के कमाने वाले हो जाएं तो फिर इनकी माओं पर बस एक ही धुन सवार हो जाती है, यानी जल्दी से चांद सी बहू ले आएं। वो संजीदगी से बात करते करते अचानक शोखी से बोला तो सोनिया बेसाख्ता हंस पड़ी। हालांकि घर में एक चांद सी बहू पहले ही मौजूद है। इसके चौंक कर देखने पर वजाहत करते हुए बोला, मैं भाभी की बात कर रहा हूँ। और अब अम्मा के साथ साथ भाभी भी सुबह व शाम ही जिक्र लेकर बैठ जाती हैं। फिर फिर ये कि कुछ करो, मेरा मतलब है मुझे बताओ कि मैं कब अम्मा और भाभी को तुम्हारे घर भेजूं। मैं अपना मसला तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। वो इसकी तरफ देखे बगैर बोली, यार मैं इस उज़र को तस्लीम नहीं करता। ये उज़र नहीं है उमर। उसके लहजे की आजिज़ी महसूस करके वो कुछ कहते रह गया और वो पूछने लगी, क्या अब घर में तुम्हारा नंबर है? मेरा मतलब है अगर तुमसे छोटी भी कोई बहन है तो। माय गॉड सोनिया, तुम कैसी लड़की हो? वो बाकायदा सर पीट कर बोला, कितनी बार मैं तुम्हें अपने घर के एक एक फ़र्द के बारे में तफसील से बता चुका हूँ। तुम कैसे भूल जाती हो जबकि कोई इतना लंबा चौड़ा कुंबा भी नहीं है। हाँ, तुमने बताया तो था कि वो पुरसोच अंदाज में इसकी तरफ देखे गई, फिर उलझ कर बोली, मुझे नहीं पता, असल में मुझे गायबाना तारुफ याद नहीं रहते। तो चलो मिलवा देता हूँ सबसे। नहीं भाई, वो फ़ौरन बोली, क्यों? बस अभी नहीं। वैसे मैंने भी ख़ास तौर से तुम्हारे बारे में नहीं बताया। हालांकि भाभी बहुत कुरेदती हैं। हाँ, तुम अपनी भाभी का बहुत जिक्र करते हो, कैसी हैं वो? बहुत अच्छी, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि हमारे घर की छोटी बड़ी सारी खुशियाँ इन्हीं के दम से हैं। उनका हर रूप ही मिसाली है। अच्छी बीवी, अच्छी बहू, अच्छी माँ, अच्छी भाभी, बेहतरीन दोस्त। यकीन करो अम्मा ने इतनी दुआएं अपनी औलाद को नहीं दी होंगी जितनी भाभी के लिए उनके दिल से निकलती हैं। वो हैं इतनी प्यारी। वो इसके मुंह से भाभी की इतनी तारीफ़ें सुनकर बोली, फिर तो मुश्किल हो गई। कैसी मुश्किल? वो बिल्कुल नहीं समझा। यानी तुम्हारी अम्मा दूसरी बहू में भी ऐसी ही खूबियाँ तलाश करेंगी, ये तो है। फिर उसे छेड़ने की गर्ज से बोला, वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं पहले ही अम्मा को यकीन दिला चुका हूँ कि भाभी जैसी कोई दूसरी लड़की इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी और ना ही कोई भैया जैसा खुशनसीब हो सकता है। ये तुमने अच्छा किया। वो बुरा माने बगैर बोली, फिर घड़ी देखने लगी। अब तुम घर जाने की बात करोगी, जाहिर है, लेकिन मेरा मसला तो वहीं रह गया। तुम्हारा कोई मसला नहीं है उमर अब्बास। वो एकदम संजीदा हो गई। तुम कोई लड़की नहीं हो जो वालिदैन के कहने पर मजबूर होकर सर झुका दो। अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी सूरत में अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाने मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं हर बात का यकीन कर सकती हूँ, लेकिन एक इसी बात का नहीं कि कोई मर्द मजबूर हो सकता है। तुम्हारा मतलब है? हाँ, मेरा यही मतलब है जो तुम समझे हो। इसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई। क्या तुम नाराज़ होकर जा रही हो? उसने इतनी सादगी से पूछा कि वो बेसाख्ता मुस्कुराई। नहीं, अभी मेरे अंदर जीने की उमंग बाकी है। तुमसे नाराज़ होगी तो सारी उमंगें दम तोड़ जाएंगी। वो जाते जाते अपनी चाहत का एक और एतराफ़ इसकी झोली में डालती गई थी, जिसे वो पूरी शिद्दतों के साथ महसूस करता रहा। और जब वहाँ से उठकर घर आया तो बड़ा महसूस सा था। क्या बात है? सोबिया ने उसके बदले हुए अंदाज देखकर मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ पूछा। तो वो दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाकर बोला, बस क्या बताऊं भावच, अभी अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ, जब भी होश में नहीं हूँ। अम्मा को बताती हूँ, वही तुम्हारे होश ठिकाने लगाएंगी। अरे अरे, उसने भड़कर सोबिया की कलाई थाम ली। ऐसा गज़ब मत कीजिएगा, फिर जल्दी से उसका नाम बताओ। नाम? नाम पूछना तो मैं भूल ही गया। वह यूं बोला जैसे इसे खुद बहुत अफसोस हो रहा हो। अच्छी बात है, तुम रोज़ नाम भूल जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताए देती हूँ कि अम्मा जिससे तुम्हारी बात चलाने का सोच रही हैं उसका नाम शबनम है। सोबिया ने मज़े लेकर बताया, जबकि वो अपनी जगह उछल पड़ा। क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, आप साफ मना कर दें अम्मा को। मुझे अभी शादी नहीं करनी। वजह बताओ? सोबिया का लहजा फिर मशकूक हो गया। आप भी अजीब हैं भाई। अगर मैं झूठ मूठ इश्क की दास्तान सुनातूँ तो आप फ़ौरन यकीन कर लेंगी। वो मजाक में टालते हुए बोला, अंदाज तो तुम्हारे झूठ मूठ वाले नहीं हैं। और उस रोज़ तुम नींद में बड़बड़ा भी रहे थे, मैंने साफ सुना था। क्या सुना था? वो ठिठक गया। सोहनी सोनी पुकार रहे थे। अच्छा, उस रोज़? वो भी अपने नाम का एक ही था। हंसते हुए बोला, वो तो उस रोज़ मैं सोनी मायवाल का किस्सा पढ़ रहा था, ख्वाब में कच्चे घड़े पर बैठी नजर आई। हा हा हा। सोबिया पूरा मुंह खोलकर हंस रही थी कि जुनैद आ गए। एक नज़र उस पर डालकर बीवी से पूछने लगे, क्या बात है? कच्चे घड़े से पूछें? वो इसी तरह हंसते हुए बोली, कच्चे घड़े से? जुनैद हैरान हुए और सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो सटपटा कर बोला, उनका मतलब है चिकना घड़ा, और इशारा आपकी नज़र है।
क्या क्या? वो इसकी चालाकी पर चीखी और इससे पहले सारी बात जुनैद को बताती वो रफू चक्कर हो गया। कुछ देर बाद अम्मा के पास बैठा बहस कर रहा था। आखिर आप इस घर के सुकून के दर पे क्यों हो गई हैं? क्या आपको ये हंसता बसता माहौल अच्छा नहीं लगता जो मेरी शादी का सोचने लगी हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को इसी तरह चैन से गुजरने दें। मेरी बीवी आ गई तो फिर सारा चैन रुखसत हो जाएगा। हर दूसरे दिन भाभी और उसकी लड़ाई, और इन दोनों की वजह से हो सकता है मैं और भैया। बस बंद करो अपनी बकवास। अम्मा ने डांट के इसे चुप कराया, फिर कहने लगी, सोबिया की आदत नहीं है लड़ाई झगड़े की, और मुझे तो शबनम भी ऐसी नहीं लगती। ये शबनम कहाँ से आ गई? अच्छी भली तो चली गई थी बांग्लादेश। हाय अम्मा, क्या समझती? सचमुच हैरान हो गई। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, वो मुस्कुराहट दबाकर बोला, और सोबिया को आते देखकर फौरन उसने तस्दीक करवाने लगा, और कुछ इस अंदाज से कि सोबिया यही समझी कि वो फिल्म स्टार शबनम की बात कर रहा है। क्यों भाभी, वो शबनम बांग्लादेश नहीं चली गई थी? हाँ, और दोबारा आ भी तो गई है। दोबारा जाने का चांस है। अच्छा, अम्मा जो बारी बारी दोनों को देख रही थी पूछने लगी, लेकिन बेटा बांग्लादेश में उसका कौन है? कोई भी हो अम्मा, हमें क्या? सोबिया मौजू ख़त्म करने की गर्ज से बोली तो वो फ़ौरन इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। हाँ, हमें क्या, कोई भी हो, हमें क्या? मैं पूछूंगी उसकी अम्मा से। अम्मा ने कहा तो सोबिया चौंक कर देखने लगी, और उससे पहले कि कुछ समझती वो फ़ौरन बोल पड़ा, भरजाई आप बैठने की कोशिश मत करना। क्यों? ईमान से बड़ी सख्त भूख लगी है। खाना बिल्कुल तैयार है, जाकर निकालो। हम भी आ रहे हैं। क्या मतलब, यानी खाना मैं निकालूं? आप क्या इतना भी नहीं कर सकते? बेचारी सारा दिन तो लगी रहती है। अम्मा बाकायदा डांटने लगी तो वह सोबिया को घूरते हुए किचन की तरफ चला गया। उसने ठीक कहा था कि इस घर की छोटी बड़ी सारी खुशियां सोबिया के दम से हैं। 2 साल पहले जब जुनैद भाई की शादी नहीं हुई थी तो 3 अफराद की मौजूदगी के बावजूद घर में हरदम खामोशी छाई रहती थी। जुनैद भाई सुबह के गए रात को लौटते थे, और वह यूनिवर्सिटी के बाद अक्सर दोस्तों के साथ वक्त गुजारता। घर जाने के ख्याल से ही उसे वहशत होती थी। जहां अम्मा अपने मखसूस तख्त पर बैठी कुछ न कुछ सीती रहती थीं। अलबत्ता साल में एक आध बार कभी आपा अपने बच्चों के साथ आ जाती तो कुछ रौनक हो जाती थी। आपा जुनैद भाई से बड़ी थी और तकरीबन 10 साल कबल ब्याह कर इस्लामाबाद गई थी, तो अब तक वहीं थी, और वो आपा के साथ तो फ्री नहीं था, अलबत्ता उनके बच्चों के साथ खूब उधम मचाता था। और अब जबकि आपा के बच्चे स्कूल जाने वाले हो गए थे तो वो और भी कम आने लगी थी। 2 साल कबल जब जुनैद भाई को एक अच्छी फर्म में जॉब मिली थी तो आपा ही ने अम्मा को इनकी फ़ौरन शादी का मशवरा दिया था। और अभी अम्मा जुनैद भाई के लिए लड़की तलाश कर रही थी कि हैदराबाद से उनकी किसी पुरानी और गहरी सहेली का ख़त आ गया। उन्होंने अम्मा को फ़ौरन बुलाया था। अम्मा उसी रोज़ जुनैद भाई के साथ चली गईं। उनकी सहेली काफ़ी अरसे से बीमार थी। बेचारी बेवा औरत अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। बस एक बेटी सोबिया थी जिसे अम्मा के हवाले करके इत्मीनान से अब्दी नींद सो गई। इस वक्त तो अम्मा को जवान जहान लड़की की जिम्मेदारी उठाना इंतहाई मुश्किल लगा, और काफ़ी दिन तक वो बौखलाई हुई सी भी रही थी। फिर जब उन्हें दोबारा जुनैद भाई के लिए लड़की देखने का ख्याल आया तो उस वक्त उनकी नज़र सोबिया पर जा पड़ी थी, जो बिल्कुल मुरझा कर रह गई थी। इससे पहले उन्होंने सोबिया को इस वक्त देखा था जब वो 14-15 साल की शोखो चंचल लड़की थी, और अब यकीनन उसे हालात ने सहमा कर रख दिया था। उस रात अम्मा ने यकसुई से सोचा कि जब सोबिया की जिम्मेदारी उठाई है तो निभानी भी है, और इससे बेहतर अंदाज से वो हरगिज़ नहीं निभा सकती कि उसे अपनी बहू बना लें। फिर ना उन्होंने फैसला करने में देर की और ना अमल करने में, और हालात की सताई हुई वो लड़की सोबिया उसे जब अजनबियों के देश में अचानक बेपनाह अपनायत और मोहब्बत मिली तो वह खिल उठी। प्यार करने वाली शफीक अम्मा, हरदम उसका दम भरने वाला शरारती देवर उमर अब्बास, और जान छिड़कने वाला शोहर जुनैद अब्बास, इतनी मोहब्बतों के लिए इसे अपना दामन तंग नज़र आने लगा। बहरहाल इन मोहब्बतों के एवज़ वो अपनी जान देने को तैयार थी। दिनों में इस घर की खामोशी को इसने यूं तोड़ा कि दरो दीवार तक मुस्कुराते नजर आने लगे थे। अम्मा तो सारा घर इसके हवाले करके मुतमईन सी हो गई थी, और अब उनकी यह आरजू थी कि अल्लाह जल्द सोबिया की गोद हरी कर दे। 2 साल हो गए थे शादी को। इस दौरान अम्मा खुद कई बार इसे डॉक्टर के पास ले गई थी, और डॉक्टर ने हर बार उम्मीद अफजा जवाब दिया था। वैसे 2 साल कोई इतना ज़्यादा अरसा भी नहीं था, इसलिए कोई तशवीश नहीं थी। अलबत्ता अब इन्हें उमर अब्बास की तरफ से कुछ तशवीश होने लगी थी, जो शादी के जिक्र को मजाक में उड़ा देता था। पता है सोनिया, मैं जिस रोज़ तुमसे मिलकर घर जाता हूँ तो जाने कैसे भाभी को शुबा हो जाता है। वो इसके साथ चलते हुए बताने लगा। किस बात का? बस यही कि तुमसे मिलकर आ रहा हूँ। लेकिन उस रोज़ तो तुम कह रहे थे कि तुमने किसी से मेरा जिक्र नहीं किया। मैंने वाकई अभी किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। भाभी ने फिर उसे देखकर मुस्कुराकर बोला, मुझे लगता है तुम्हारी शबिया मेरी आंखों में ठहर जाती है। जो भाभी मुझे देखते ही मायनी खेजी से मुस्कुराने लगती हैं।
अच्छा, वो ज़रा सा हंसी, फिर बरह रास्त उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह बस एक पल को ही देख सकी। इसकी आंखों में जाने क्या सहर था। शब अमावस की सारी स्याही जैसे एक ज़रा से दायरे में मुकीद कर दी गई हो। फिर पासबानी को कमान आबरू, और इस एक पल में ही सोनिया को लगता जैसे घोर अंधेरे में इसका वजूद ख़त्म हो गया हो। तुम शायद मजाक समझ रही हो, वो इसके हंसने पर बोला। नहीं, फिर तुम बताओ इन्हें कैसे शुबा होता है। ये तुम अपनी भाभी से ही पूछना, वो मौजू ख़त्म करने की गर्ज से बोली। अच्छी बात है, उन्हीं से पूछ लूँगा, लेकिन तुम ये तो बताओ कि अम्मा जो मेरे लिए लड़कियां देखने का सोच रही हैं, इन्हें कैसे रोकूं? ये तुम्हारा मसला है। वो इतने इत्मीनान से बोली कि वो कितनी देर तक उसे देखता रह गया। फिर गहरी सांस लेकर बोला, बेनियाजी तुम्हारा हक है सोनिया, जानती जो हो कि मैं तुम्हें टूट कर चाहता हूँ। हाँ, वो साफ गोई से एतराफ़ करते हुए बोली थी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बेनियाज ही नहीं बेपरवाह भी कर दिया है। और पता है उमर, अब मैं बड़ी आपा और छोटी आपा को देखकर खौफज़दा भी नहीं होती। मेरे अंदर इत्मीनान ही इत्मीनान है कि ख्वाह कितने ही बरस बीत जाएं तो मेरे पास ज़रूर आओगे, है ना? आखिर में इसने इतने मान से पूछा कि वह इस बात में सर हिलाने लगा। अब चलो, देर हो रही है। हाँ चलो, लेकिन आज मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकूँगा। क्यों? असल में भाभी ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, मुझे मार्केट जाना है। अलबत्ता अगर तुम मेरे साथ मार्केट चलना चाहो तो। नहीं, इस तरह तो और देर हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। वो जैसे जबरन मुस्कुराई और खुदा हाफिज कहती हुई स्टॉप की तरफ चल दी। लम्हा भर को इसने सोचा सोबिया का काम कल पर छोड़कर उसे पुकार ले, लेकिन फिर सोबिया की खफगी के ख्याल से खुद को बाज रखा और बाइक स्टार्ट करने लगा। रात में हस्बे मामूल जब सोबिया दूध का गिलास लिए उसके कमरे में आई तो वो सीधा लेटा आंखें बंद किए बहुत धीमी आवाज़ में गुनगुना रहा था। उनका ही तस्वर है महफिल हो के तन्हाई। सोबिया ने मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर खांस कर मुतवज्जा करते हुए बोली, ईमान से तुम शक्ल से इतने सीधे लगते हो, यकीन नहीं आता कि इन चक्रों में भी पड़ सकते हो। किन चक्रों में? वो यकसर अनजान बन गया। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। सोबिया ने दूध का गिलास उसे थमाया, फिर कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोली, आखिर तुम एतराफ़ क्यों नहीं कर लेते? किस बात का? कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। हाँ, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुझे आपसे बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत है। बको मत, मैं अपनी बात नहीं कर रही। फिर? तुम्हारा सर। वो उठ खड़ी हुई और उसके हाथ से खाली गिलास लेते हुए बोली, मेरा क्या है मत बताओ, मैं सुबह अम्मा से कह दूंगी कि तुम शबनम से शादी के लिए राज़ी हो। कौन शबनम? वही जिसे तुम बांग्लादेश भेज चुके थे। उसके साथ ही सोबिया को बेसाख्ता हंसी आ गई। गिलास में बचा हुआ ज़रा सा दूध उसके मुंह पर फेंकते हुए बोली, उस रोज़ तुमने खूब चक्कर दिया था। मैं भी बिला सोचे समझे तुम्हारी हाँ में हाँ मिला गई। इसके बाद पता है क्या हुआ? अम्मा ने बड़ी सादगी से शबनम की अम्मी से पूछ लिया कि सुना है शबनम बांग्लादेश गई हुई है। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ मौजूद थी और फ़ौरन तुम्हारी कही बात भी याद आ गई, तो मैंने जल्दी से बात संभाल ली थी। अच्छा, वो महजूस होकर बोला, तो फिर मैं अम्मा को तुम्हारी रजामंदी दे दूँ ना? नहीं भावच, वो फ़ौरन बोला। सोबिया कुछ देर तक यूं ही से देखती रही, फिर दोबारा बैठते हुए संजीदगी से पूछने लगी, सुनो तुम्हारे साथ मसला क्या है? मेरा मतलब है उस लड़की के साथ क्या मसला है जिसे तुम पसंद करते हो? हाय, वो पूरी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। यानी आप इतने यकीन से कैसे कह रही हैं? गलत कह रही हूँ क्या? नहीं, वो सर खुजाने लगा। सोबिया ने बेसाख्ता मुस्कुराहट होंठों में दबाकर बोली, सुना है ऐसे मामलों में किसी राजदार की भी ज़रूरत बड़ी शिद्दत से महसूस होती है। बहुत चालाक हैं आप। इसने जैसे हथियार डाल दिए। कुछ देर सोचने के बाद बोला, इन बातों से कतई नज़र कि सोनिया से मेरी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी, बस आप ये जान लें कि वो मेरी मोहब्बत है और मैं इसे पूरे खलूस के साथ अपनाना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है भाभी, यकीनन आपको और अम्मा को भी पसंद आएगी। लेकिन इससे फौरी शादी मुमकिन नहीं है क्योंकि इससे बड़ी दो बहनें हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, और उसका कहना है कि जब तक इसकी बड़ी बहनों की शादियां नहीं हो जाती इसके वालिदैन इसके लिए कभी भी हामी नहीं भरेंगे। इसके अलावा और कोई रुकावट नहीं है। वो बड़ी जल्दी बात ख़त्म करके सोबिया की तरफ देखने लगा तो वो कहने लगी, ये मसला तो हर दूसरे घर का है, लेकिन अब मैंने देखा है कि अक्सर बड़ों की मौजूदगी में छोटियों की शादी हो जाती है। तुम सोनिया से बात करके तो देखो। मैं उससे बात कर चुका हूँ और इसी ने बताया है कि उसके वालिदैन इस मामले में वही पुरानी सोच रखते हैं। फिर तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा मतलब है अगर उसकी बहनों की शादियों में 4-5 साल लग जाएं तब मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, और मैंने सोनिया से वादा भी किया है। बस आप अम्मा को किसी तरह राज़ी कर लें कि वो मेरी शादी के लिए इतनी जल्दी ना करें। उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि तुम अम्मा को भी सोनिया के बारे में बता दो।
नहीं भाभी, इस तरह तो अम्मा हर वक्त एक ही सवाल किया करेंगी कि क्या हुआ उसकी बहनों का, कोई रिश्ता आया है या नहीं। जैसे मैं दफ्तर जाने के बजाय रिश्ते ढूंढने निकला हुआ था। तुम्हारी मर्जी। सोबिया उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते एकदम रुक कर बोली, सोनिया क्या करती है? इसी साल उसने बीए किया है और अब जॉब करने का सोच रही है। और उसकी बहनें, वो भी किसी स्कूल में पढ़ाती हैं। अच्छा, बहरहाल मसला ऐसा है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अलबत्ता दुआ ज़रूर करूँगी। तुम भी मुसल्ला लेकर बैठ जाओ। आखिर में शरारत से बोली तो वो भी हंस पड़ा। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। सोबिया को बताने का इतना फ़ायदा हुआ कि अब अम्मा जब भी इसकी शादी का जिक्र छेड़ती, सोबिया इसकी तरफदारी करते हुए कहती, इतनी जल्दी क्या है अम्मा, अभी कुछ वक्त इसे आज़ाद रहने दें। फिर बाल बच्चों में घिर कर बंदा बहुत पाबंद हो जाता है। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी ही में इसका घर आबाद कर दूँ। कैसी बातें करती हैं अम्मा, आपको सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे बच्चों का घर भी आबाद करना है, वो फौरन कहता। यूं दोनों मिलकर अम्मा को बहला लेते। इस वक्त वो सोबिया का मशकूर होता। इन्हीं दिनों तकरीबन 2.5 साल बाद सोबिया उम्मीद से हुई तो कुदरती तौर पर अम्मा का ध्यान आप ही आप बढ़ गया। वो बेहद खुश थी और नन्हे मेहमान की आमद की तैयारियों में मसरूफ़, साथ साथ घर का काम भी खुद करने लगी थी। उनकी कोशिश होती कि सोबिया ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे। वैसे भी सोबिया कुछ इतनी सुस्त हो गई थी कि जुनैद के छोटे मोटे काम भी मुश्किल से कर पाती, लेकिन उसे एहसास ज़रूर था। कितनी बार किचन में अम्मा के पास आती कि उनका हाथ बटाएगी, लेकिन कमज़ोरी के बायस इससे खड़ा न रहा जाता। इस वक्त भी वो किचन से निकली तो बरामदे में रखे तख्त पर ही लेट गई थी कि इसी वक्त इस्लामाबाद से आपा अपने 4 बच्चों समेत आ गई। एकदम से घर में हलचल मच गई। शोर सुनकर अम्मा भी किचन से निकल आईं और इतने अरसे बाद बेटी और नवासे नवासियों को देखकर खुशी के साथ उन पर भुखलाहट भी सवार हो गई। जुनैद और उमर कहाँ हैं? आपा जब इत्मीनान से बैठी तब उन्हें भाइयों का ख्याल आया। ऑफिस? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि उमर भी माशाल्लाह काम से लग गया है। फिर बगौर सोबिया को देखकर पूछने लगी, तुम क्यों इतनी कमज़ोर हो रही हो? खैर से अल्लाह ने खुशी के दिन दिखाए हैं। सोबिया से पहले अम्मा ने खुशखबरी सुनाई। अच्छा भई, मुबारक हो। मुझे तो अब सचमुच बहुत तशवीश होने लगी थी। तशवीश काहे की, देर सवेर तो हो ही जाती है। अम्मा उठते हुए बोली, तुम आराम से बैठो, मैं ज़रा आटा गूंद लूँ। अम्मा आप? आपा ने इसी कदर कहा था कि अम्मा ने टोक दिया। सोबिया के जी अच्छा नहीं है, अभी मैं खुद इसे काम नहीं करने दे रही, वरना तो यही बेचारी सब कुछ करती है। हाँ, पिछली बार जब आई थी तो मैंने देखा था। और सच अम्मा, इसके बाद मैं बहुत मुतमईन रही कि सोबिया के दम से आपको बहुत आराम है। मुझे वाकई बहुत आराम है। अम्मा ये कहते हुए किचन में चली गई। आपा इससे पूछने लगी, किस वक्त आते हैं जुनैद और उमर? बस आते ही होंगे, इसने बताया। फिर आपा के बच्चों को करीब बुलाकर उनसे बातें करने लगी। फिर पहले जुनैद आए, उनके बाद वो हस्बे मामूल दरवाजे ही से भावच भावच चिल्लाता हुआ आया, लेकिन जब आपा पर नज़र पड़ी तो एकदम खारिज हो गया। असल में आपा से काफ़ी छोटा होने के बायस उनसे कुछ दबता था और आपा भी खूब थी, अब भी उसे अपने रौब से आज़ाद करने को तैयार नहीं थी। क्यों भाई, इतने बड़े हो गए, अब भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो? आपा उठकर उससे मिली, साथ ही टोकना भी फ़र्ज समझा तो वो खज्जल सा नज़र आने लगा। तब सोबिया उसकी हिमायत करते हुए बोली, असल में घर में सबसे छोटा है ना, इसलिए। अम्मा कहाँ हैं? वो आपा के मज़ीद कुछ कहने से पहले अम्मा का पूछता हुआ किचन की तरफ बढ़ा तो दोनों भांजियों हनी और रिदा को भी अपने साथ आने का इशारा करता आया। क्या तुम लोग अपनी अम्मी के बगैर नहीं आ सकती थी? हनी और रिदा जैसे ही उसके पीछे आईं, उसने उन दोनों को दाएं बाएं बाजुओं के हल्के में लेते हुए कहा। अम्मा ने फ़ौरन मुतवज्जा होकर टोका, हाय ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, खाने में कितनी देर है? इसने पूछा। बस तैयार है, ये 2-4 रोटियां डालनी हैं। चलें, जब तक आप रोटी डालें मैं खाना लगा देता हूँ। चलो हनी और रिदा, तुम ये बर्तन ले जाओ, लेकिन ख्याल से तोड़ मत देना। छोटे मामू रिदा को मत दें, ये तोड़ देगी। और तुम? वो प्लेटें उसकी तरफ बढ़ाने से पहले पूछने लगा, मैं जानबूझकर नहीं तोड़ती। हनी के मासूमियत से कहने पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा। जो मौजू वक्ती तौर पर दब गया था, उसे आपा ने नए सिरे से छेड़कर उसे एक बार फिर चला दिया था। वो जानता था कि अम्मा की तरह आपा को भी कभी बहलाया नहीं जा सकता और ना ही इन्हें कायल किया जा सकता है, जबकि आपा बड़ी खूबसूरती से अम्मा को कायल कर रही थी। आजकल सिर्फ लड़कियों का मसला नहीं है अम्मा, लड़कों की भी उम्र में ज़्यादा हो जाए तो 100 तरह के मसले खड़े हो जाते हैं। फिर लड़कों के बिगड़ने में क्या देर लगती है, वक्त पर लगाम डाल देना ही अच्छा होता है। तुम ठीक कहती हो, मैं खुद यही चाहती हूँ कि जल्द उमर की शादी कर दूँ, लेकिन वही नहीं मानता। क्या कहता है? कुछ नहीं, बस जब शादी की बात छेड़ो हंसी में उड़ा देता है। क्यों सोबिया? अम्मा ने खामोश बैठी सोबिया से पूछा तो वो यूं ही सर हिलाने लगी। ये तो कोई बात ना हुई अम्मा,
आप इससे संजीदगी से बात करें, बल्कि मैं खुद पूछती हूँ। इसके साथ ही आपा ने उसे वहीं से आवाज़ दे डाली। वो उनके छोटे बेटे को कंधे पर उठाए हुए आ गया। उसे उतारो नीचे। जी, इसने बड़ी सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए बच्चे को फ़ौरन अम्मा की गोद में दे दिया और यूं वापस पलटने लगा जैसे आपा ने उसे सिर्फ यही कहने के लिए बुलाया हो। जा कहाँ रहे हो, बैठो यहाँ। जी, वो फ़ौरन बैठ गया। सोबिया बेसाख्ता मुस्कुराई। उसे उसकी इतनी सादतमंदी पर हैरत के साथ साथ हंसी भी आ रही थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो बिल्कुल नहीं समझा कि आपा क्या कह रही हैं। जब ही सोबिया की तरफ देखने लगा, आपा से वजाहत तलब करने की हिम्मत नहीं हुई, तो वो मुस्कुराहट दबाकर बोली, आपा का मतलब है तुम शादी क्यों नहीं करना चाह रहे? आपसे किसने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता? वो उल्टा आपा से पूछने लगा। अम्मा बता रही हैं तुम शादी की बात हंसी में उड़ा देते हो, तो इससे आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं सिरे से शादी ही नहीं करना चाहता? वो बेला इरादा कह गया, लेकिन फिर फौरन संभल कर और सोच कर बोला, बस फिलहाल मैं ऐसा नहीं चाहता। क्यों? आपा के जरा वाले अंदाज पर वो अंदर ही अंदर जुज्बुज होकर बोला, इसलिए कि इधर मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर आए हुए हैं। हो सकता है चंद रोज़ बाद मैं भावल नगर चला जाऊं। वैसे वहाँ ज़्यादा काम नहीं है, बस 6-8 महीने। इसके बाद फिर यहीं आ जाऊंगा। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी प्रमोशन हो जाए। हाँ तो कौन सा अभी तुम्हारे सर पर सेहरा बांध रहे हैं? इतना अरसा तो बात चलने और तय होने में भी लग जाता है। क्यों अम्मा? बस आप कोई लड़की देखें और जैसे ही ये भावल नगर से आए शादी की तारीख रख दें। आपा ने अपने तौर पर फैसला सुना दिया तो इसने मदद तलब नज़रों से सोबिया की तरफ देखा और उसके आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाने पर कुछ खफा सा होकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया। उसे आपा पर बहुत गुस्सा था, जो अब भी इस घर पर अपनी उजारादारी रखे हुए थी। इसका ख्याल था कि वो अपने घर बार वाली हैं, इसलिए उन्हें इस घर के मकीनों के मामलात में दखल देने का कतई कोई हक नहीं है। और जब इसने यही बात सोबिया से कही तो वहाँ से सरजश करते हुए बोली, वो तुम्हारी बड़ी बहन है और उन्होंने ऐसी गलत बात भी नहीं की जो तुम इन्हें इस घर से अक्सर बेदखल किए दे रहे हो। नहीं, आखिर इन्हें मेरी शादी की क्या फ़िक्र है? क्या नहीं होनी चाहिए? वो उल्टा इससे पूछने लगी तो वो मुंह फुलाकर बोला, नहीं, ये तुम इसलिए कह रहे हो कि उन्होंने सोनिया का नाम नहीं लिया, वरना अगर वो ये कहते कि वो अभी तुम्हारी सोनिया से शादी करवा सकती हैं तो तुम जी जान से तैयार हो जाओगे। उसके नज़रों से देखने पर बोली, अगर कहो तो इन्हें सोनिया के बारे में बता दूं। खबरदार ऐसी गलती मत कीजिएगा, आपको नहीं पता वो मेरी पक्की दुश्मन है। खैर ऐसा तो मत कहो, इतना प्यार करती हैं तुमसे। पता है मुझे। इसका अंदाज हनूस रूठा हुआ था। फिर राजदारी से पूछने लगा, वैसे कब तक यहाँ रहेंगी? जब तक भी रहें। अरे वाह, बाप का घर है क्या? इसके बिला सोचे समझे कहने पर सोबिया हंसी तो हंसती चली गई। वो पहले तो समझा नहीं, लेकिन जब अपनी बात पर गौर किया तो खुद भी हंसने लगा। उसी वक्त आपा के बच्चे शोर मचाते हुए आ गए। मामू, अम्मी कह रही हैं हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाएं। अम्मी भी जाएंगी क्या? वो फौरन पूछने लगा। नहीं, उनके सर में दर्द है, वो लेटी हुई हैं। रिजा ने बताया तो वह इत्मीनान का सांस लेते हुए बोला, सर में दर्द तो होगा ही, इतना बोलती जो हैं। अब्बू भी यही कहते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे हैं, इन्हीं का हौसला है जो। उमर, सोबिया ने टोक दिया। बच्चों से तो ऐसी बातें ना करो, हकीकत बता रहा हूँ इन्हें, बको मत। अच्छा चलें, आपको भी आइसक्रीम खिला लाऊं? वो उठते हुए बोला, मेरे लिए यहीं लेते आना। साथ क्यों नहीं चलती? मुझे अभी जुनैद के साथ जाना है। तो फिर आइसक्रीम भी इन्हीं के साथ खा लीजिएगा, बल्कि और जो भी कहेंगी लाएंगी, क्योंकि आजकल बड़े मेहरबान हैं आप पर। उसकी मायने खेज मुस्कुराहट पर वो झींक कर बोली, जी नहीं, वो हमेशा से मेहरबान हैं। पहले इसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह इसकी ट्रांसफ़र रुक जाए, लेकिन अब उसे भावल नगर जाना ही मुनासिब लगा। गो के 6-8 महीने की बात थी, फिर भी उसने सोचा कि इस तरह वो अम्मा को सहूलत से राज़ी कर लेगा कि जब तक वो वापस ना आ जाए इसकी शादी की बात ना छेड़ी जाए। यूं इसकी पसोपेश देखते हुए जो दफ्तरी कार्रवाइयाँ रुकी हुई थीं, वो इसकी रजामंदी मिलते ही फ़ौरन मुकम्मल कर ली गईं। इसी शाम वो सोनिया से मिला। मैं कल भावल नगर जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए? वो कदम रोक कर पूछने लगी। दिनों नहीं, महीनों के लिए, गालबन 7-8 महीने लग जाएंगे। अच्छा, वो इसी कदर कहकर खामोश हो गई और कदम भी आगे बढ़ा दिए। वो कुछ देर तक खामोशी से उसके साथ चलता रहा, फिर कहने लगा, सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में भाभी को बता दिया है और उनका कहना है कि तुम्हारे वालिदैन से बात करने में क्या मज़ायका है। हो सकता है हम इन्हें कायल कर लें। नहीं उमर, मेरे वालिदैन को कोई कायल नहीं कर सकता, और फिर भी खुद भी इसे मुनासिब नहीं समझती कि मेरी बहनें ख्वाबों की राहगुज़र पर बैठी रह जाएं और मैं। वो कसदन खामोश हो गई। ऐसा क्यों सोचती हो? ये भी तो हो सकता है कि मुकद्दर में इसी तरह लिखा हो।
नहीं, और प्लीज़ जब ये तय हो चुका है कि तुम मुझे मजबूर नहीं करोगे तो फिर क्यों इस मौजू को छेड़ रहे हो? आई एम सॉरी। इसने फ़ौरन माज़रत करते हुए मौजू तब्दील कर दिया। ये बताओ, मुझे ख़त लिखोगी? अगर तुम कहोगे तो ज़रूर लिखूंगी, लेकिन तुम जवाब मत देना। क्यों? इसलिए कि अगर तुम्हारा ख़त किसी और के हाथ लग गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उसने हल्के से कंधे अचकाकर कहा। फिर जेब से एक कार्ड निकालकर उसकी पुष्ट पर एड्रेस लिखकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे तुम्हारे ख़त का इंतज़ार रहेगा। अलबत्ता कोई जवाब तलब बात मत लिखना, वरना मुझे यहाँ आना पड़ेगा। वो हंस पड़ी, फिर घड़ी देखकर बोली, अब चलना चाहिए। ओके, फिर यहीं मुलाकात होगी। वो बाइक स्टार्ट करने लगा, फिर हमेशा की तरह मखसूस जगह पर उसे उतार कर घर चला आया। जब से आपा आई थी वो बहुत खामोशी से घर में दाखिल होता था। इस वक्त भी दबे पाँव अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि सामने से जुनैद भाई आ गए। उसे इतनी खामोशी से आते देखकर पता नहीं क्या समझकर इशारे से पूछा कि क्या बात है, तो वह सरगोशी में बोला, आपा कहाँ हैं? आपा तो गालिबन आज सुबह से अम्मा के साथ अजीज़ों और रिश्तेदारों से मिलने गई हुई हैं। जुनैद भाई ने बताया तो वह गहरी सांस खींचकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। क्यों हंस रहे हो? जुनैद भाई खासे हैरान होकर पूछने लगे। बस यूं ही, यूं ही। अब क्या बताऊं बड़े भाई, जिस रोज़ से आपा आई हैं सांस भी ऐसा ले रहा हूँ कि कहीं इस पर भी पाबंदी न लगा दें। क्या मतलब? क्या उन्होंने हंसने पर पाबंदी लगाई है? हर बात पर भाई, हर बात पर। वो जोर देकर बोला। उनका कहना है कि अब मैं बचा नहीं रहा। मुझे उम्र के हिसाब से खासा संजीदा होना चाहिए। ये तो वाकई ज्यादती है। जुनैद भाई उस पर तरस खाते हुए बोले, और क्या, इतने दिनों से अपने घर में खुद को अजनबी महसूस कर रहा हूँ और इसीलिए कल यहाँ से जा भी रहा हूँ। क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो? भावल नगर। मैंने आपको बताया भी था ना कि मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, तो बस हो गया। वो जुनैद भाई के साथ चलता हुआ बरामदे में आ बैठा और इन्हें तफसील से अपने जाने के बारे में बताने लगा। चलो अच्छा है, कुछ आबो हवा तब्दील हो जाएगी। जुनैद भाई उसकी पूरी बात सुनकर बोले। हाँ, फिर इधर-उधर देखकर पूछने लगा, क्या भावज भी घर पर नहीं है? सोबिया अभी तो यहीं थी, मेरे ख्याल से चाय बना रही है। इसी वक्त सोबिया चाय लेकर आ गई तो उसने जल्दी से उठकर इसके हाथ से ट्रे ले ली और अपने सामने रखकर प्यालियों में चाय डालने लगा। तुमने सुना, सोबिया उमर कल भावलनगर जा रहा है? वाकई? सोबिया तस्दीक के लिए उसकी तरफ देखने लगी और उसके इस बात में सर हिलाने पर बोली, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम ट्रांसफ़र्स रुकवाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, लेकिन फिर सोचा 8 महीने की तो बात है। 6-8 महीने। सोबिया मायने खेजी से मुस्कुराई तो वो इस ख्याल से कि कहीं जुनैद भाई के सामने ही वो सोनिया का जिक्र न छेड़ दे, फ़ौरन बोला, अगर आपकी ज़हमत ना हो तो प्लीज़ मेरा एक सूटकेस तैयार कर दीजिएगा, मैं ख़ुद कर लूँगा। वो जल्दी से चाय ख़त्म करके अपने कमरे में आ गया। रात में आपा ख्वाह इस पर बिगड़ती रही कि जब तक वो यहाँ है उसे जाने की ज़रूरत नहीं, हफ्ते भर की छुट्टी लेकर घर बैठ रहो, और वो ऐसा कर सकता था। लेकिन उनके सामने उज़र तराशता रहा कि बहुत सख्त ऑर्डर हैं, मुझे वहाँ फ़ौरन पहुँचना है, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है तुम आपा की वजह से जा रही हो। सोबिया जब उसका सूटकेस तैयार कर रही थी तो तासुफ से बोली, ऐसी बात नहीं है भावत, जब जाना ही है तो ख्वामख़ा छुट्टी लेकर क्यों बैठ जाऊँ? खैर छोड़ो, ये बताओ, सोनिया को अपने जाने का बता आए हो? हाँ, इसने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की? वो ऐसी फ़जूल लड़की नहीं है। अच्छा? सोबिया ज़ोर से हंसी। इसका मतलब है हम सब फजूल हैं? ये मैंने कब कहा? कह भी दोगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। सोफिया ने उसके हाथ से शेविंग बॉक्स लेकर सूटकेस में रखा, फिर कहने लगी, अगर तुम मुझे उससे मिलवा देते तो तुम दोनों का फ़ायदा होता। जब वापस आऊँगा तो सबसे पहला काम यही करूँगा। और अब ये बताइए आपके लिए क्या लाऊं? अरे वाह, तुम तो यूं पूछ रहे हो जैसे अमेरिका या लंदन जा रही हो। अमेरिका और लंदन अपने भावलपुर के सामने क्या बेचते हैं? ठीक कहते हैं, और अब अच्छी तरह सोच लो, कोई चीज़ रह गई हो तो बता दो। बस ठीक है। इसने भरकर सूटकेस बंद कर दिया। फिर सोबिया के साथ ही कमरे से निकला तो अम्मा के पास आ बैठा। अम्मा की वही बातें थीं। अपना ख्याल रखना, बाजार के खाने पर मत गुजारा करना कि एक वक्त खा लिया, 2 वक्त टाल दिया। जाते ही खाना पकाने के लिए कोई मुलाजिम रख लेना। इसीलिए मैं इसकी शादी पर जोर देती हूँ। आपा को बात करने का मौका मिल गया। अगर शादी हो गई होती तो अब बीवी को साथ ले जाता। अच्छा अम्मा, इजाज़त दीजिए। वो आपा के तवील लेक्चर से बचने की खातिर उठ खड़ा हुआ और सबसे मिलकर जुनैद भाई के साथ बाहर निकल आया। भावलनगर एक तो छोटा शहर, दूसरे यहाँ इसकी दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था। इसकी रिहाइश भी ऑफिस से मुल्हिका एक कमरे में थी। सुबह उठता तो कमरे से निकलकर ऑफिस में आ बैठता और शाम में ऑफिस से उठकर कमरे में आ जाता। शुरू के वक्त
चंद दिन इसकी यही रूटीन रही, जिससे वो ये समझने लगा कि वो इन्हीं 2 कमरों के दरमियान महदूद होकर रह गया है। जब ही उकताने लगा और यहाँ से फ़रार की भी सोचने लगा था, लेकिन इत्तेफ़ाक से एक मार्केटिंग ऑफ़िसर 2 दिन के दौरे पर आया तो बजाय गेस्ट हाउस में ठहरने के उसके पास रुक गया। ग़ालिबन मुजाहिद हुसैन ने इसी का हमउम्र होने के बायस इसके पास रहने को तरजीह इसलिए दी थी कि इसकी कंपनी अच्छी रहेगी, लेकिन वो ख़ासा मायूस और बेज़ार सा था। रात मुजाहिद हुसैन रात देर तक इसके साथ बातें करता रहा और इसकी बेज़ारी महसूस करने के साथ किसी हद तक बेज़ारी का सबब भी जान गया था। जब ही अलील सुबह जब खुद उठा तो इसे भी ज़बरदस्ती उठा दिया। वैसे तो वो सुबह जल्दी उठने का आदी था, लेकिन यहाँ आकर कुछ सुस्त सा हो गया था। एक वजह यह भी थी कि ऑफिस के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। बहरहाल मुजाहिद हुसैन को उठाने पर वो उठ तो गया, लेकिन कहे बगैर रह नहीं सका। इतनी जल्दी उठकर क्या करेंगे? शना दोस्त, यही तो असल वक्त है, आओ बाहर चलें। बाहर इसने खिड़की से बाहर नज़र दौड़ाई। धीरे धीरे अंधेरे की चादर खींचता हुआ उजाला बड़ा भला लग रहा था। दूर कहीं से चक्की की आवाज़, दिल पर कदमों की धमक महसूस होने लगी। मैं मुंह हाथ धो लूँ, वो पाँव में चप्पल डालते हुए बोला। छोड़ो शना, बाहर ही कहीं धो लेंगे। मुजाहिद हुसैन उसे खींचते हुए बाहर ले आया। अचानक कमरे से निकलकर बाहर की फ़िज़ा में उसे कुछ ठंडक का एहसास हुआ। कच्ची सड़क तकरीबन आधे फरलांग पर ही ख़त्म हो गई थी। इसके बाद खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ हरियाली देखकर रूह तक सरशार हो गई। वही ट्यूबवेल पर दोनों ने मुंह हाथ धोया और तकरीबन 1.5-2 मील चलने के बाद वापस पलटने लगे तो सूरज तुलू हो रहा था। मुझे सख्त भूख लगी, इसने कहा। मुजाहिद हुसैन रास्ता बदलकर उसे बाजार की तरफ ले आया। वहीं एक जगह बैठकर उन्होंने हलवा पूरी से नाश्ता किया और लस्सी पीकर वापस आ गए। मैं मानता हूँ तुम बड़े शहर से आए हो, लेकिन दोस्त छोटे शहर का भी अपना हुस्न होता है। मुजाहिद हुसैन तैयार होकर इसके पास ऑफिस में आकर बैठा तो कहने लगा, यहाँ कुदरती हुस्न है, ना फिजा में आलूदगी, ना शोर, ना हंगामा। जितने दिन यहाँ रहो खूब एंजॉय करो, तुम्हारी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। तुम कहाँ होते हो? उसने पहली बार मुजाहिद हुसैन से उसके बारे में पूछा। रहने वाला तो मैं ख़ास मियाँ वाली का हूँ, लेकिन आजकल पेला में होता हूँ। बड़ी अच्छी जगह है पेला, किसी वीकेंड पर आना मेरे पास। हाँ हाँ हाँ। मुजाहिद हुसैन का हंसना इसकी समझ में नहीं आया। होंकों की तरह उसे देखने लगा। वो उसके कंधे पर हाथ मारकर बोला, ये टालने वाली बात होती है, आऊँगा। नहीं नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। अब के वहाँ लहजे को बशाश बनाकर बोला, भला कहाँ? पीला। हाँ पीला, मेरा ख्याल है तुमने पहली बार इस जगह का नाम सुना होगा। खैर ऐसी बात भी नहीं है, वो फ़ौरन बोला। मैं पीला के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, क्योंकि किसी ज़माने में मेरे वालिद वहाँ एक टेक्सटाइल में मुलाजिम थे। वो जब अपना गुज़रा ज़माना याद करते तो ख़ास तौर से पीला और पीला के साथ ही डॉक्टर अज़ीज़ जान का ज़िक्र ज़रूर करते थे। डॉक्टर अज़ीज़ जान अब भी वहीं होते हैं। फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर सकता हूँ। खैर ये बताओ, शादीशुदा हो? नहीं, फिर तो मज़े हैं तुम्हारे। आज़ाद पंछी हो, कहीं भी बसेरा कर सकते हो। मुजाहिद हुसैन ने उसे शौक नज़रों से देखा, फिर उठते हुए बोला, अच्छा शनाब, मैं ज़रा मार्केट का चक्कर लगा आऊँ। और हाँ, मैंने चौकीदार को बटेर लाने के लिए भेजा है, वो आए तो इससे कहना अपनी घरवाली से पकवा कर रखे। उसने मुस्कुरा कर सर हिलाया और इसके जाते ही काम में मसरूफ़ हो गया। मुख्तलिफ फाइलें देखते हुए वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। जब चौकीदार ने खाना तैयार होने की इत्तला दी तो इसने पहले मुजाहिद हुसैन के बारे में पूछा, फिर उसके आने का इंतज़ार करने को कहता हुआ कुछ देर आराम करने की गर्ज से उठा ही था कि पोस्टमैन आ गया। इसने जल्दी से डाक वसूल की और दोबारा वहीं बैठकर दोनों लिफाफों को देखने लगा। फिर पहले सोबिया का ख़त खोला। इसने सबकी खैरियत से आगाह करने के बाद अपने मखसूस अंदाज में लिखा था, सच देवर, तुम्हारे जाने से घर में एकदम सन्नाटा छा गया है, बिल्कुल दिल नहीं लगता। जब तक आपा रहीं तब तक ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब तो घर काटने को दौड़ता है। अम्मा भी तुम्हें बहुत याद करती हैं। तुम प्लीज़ किसी तरह जल्द अपनी ट्रांसफ़र दोबारा यहीं करवा लो। और सुनो, अपने साथ किसी मुटियार को लेकर मत आ जाना। सुना है वहाँ की मुटियारें बड़ी हसीन होती होंगी। वो महज़ूज़ होकर बड़बड़ाया और दूसरा लिफाफा खोलने लगा। सोनिया ने अपने रोज़ो शब का अहवाल लिखा था और इसके कहने के मुताबिक कोई जवाब तलब बात नहीं पूछी थी। इसके बावजूद उसका दिल चाहा वो भी इसकी तरह अपने लम्हों का अहवाल लिखे, ख़ुसूसन उन लम्हों का जब वो शिद्दत से याद आती है। लेकिन उसने जो पाबंदी लगा दी थी उसे वो ख्वाहिश के बावजूद तोड़ नहीं सका और सोबिया को फिर किसी वक्त इत्मीनान से जवाब लिखने का सोचता हुआ वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया और अभी जूते मोज़े उतार कर लेटने का इरादा कर ही रहा था कि मुजाहिद हुसैन आ गया। वो इसे देखकर खुलकर मुस्कुराया और चौकीदार को बुलाकर खाना लाने के लिए कहा। तुमने अभी खाना नहीं खाया? मुजाहिद हुसैन घड़ी देखकर पूछने लगा। नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सॉरी, अगर मुझे मालूम होता तो मैं जल्दी आ जाता।
कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं है, लेकिन मुझे सख्त भूख लगी है। बस खाना आ रहा है, तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो। मुजाहिद हुसैन बाथरूम की तरफ बढ़ गया तो वो नीचे फर्श पर खीस बिछाने लगा। फिर अगले रोज़ मुजाहिद हुसैन जाने से पहले उसे कुछ मकामी लोगों से मुतारिफ करवाता गया, जिनकी बदौलत उसका वक्त बेहतर कटने लगा। सुबह की सैर और शाम में उन्हीं लोगों के साथ वक्त गुजारने को इसने मामूल बना लिया। जबकि रात में सोने से पहले कभी अम्मा को ख़त लिखता, कभी जुनैद भाई के नाम और कभी सोबिया को, और जब तकिए पर सर रखता तो बहुत खामोशी से सोनिया अलवी इसकी बंद आंखों के अंदर झांकने चली आती। फिर नींद की वादियों में पहुंचने तक वो इसके साथ साथ होती थी। उस रोज़ वो सोनिया का ख़त पढ़कर बहुत खुश था। उसने लिखा था कि उसकी बड़ी आपा की शादी हो गई है और वो इसे तो मुबारकबाद के दो लफ्ज़ नहीं लिख सका, अलबत्ता सोबिया को लिखे बगैर नहीं रह सका। जवाब में उसकी शौक सी तहरीर मौसूल हुई। मैं अब समझी उमर अब्बास कि तुम अचानक भावल नगर क्यों चले गए। तन्हाई में वजीफ़ा जल्द असर दिखाता है। शाबाश, वजीफ़ा जारी रखो ताकि तुम्हारी वापसी तक सोनिया की दूसरी बहन भी अपने घर सुधार चुकी हो। लेकिन सुनो, इस चक्कर में कहीं तुमने दाढ़ी तो नहीं बढ़ा ली। खैर कोई बात नहीं, दाढ़ी में भी तुम अच्छे लगोगे, बस चश्मा मत लगाना, क्योंकि तुम्हारी शख्सियत का सारा हुस्न तुम्हारी आंखों में है। और सचमुच बताओ, इन आंखों से कितनी मुटियारों को घायल कर चुके हो। तुमसे तो मैं वहीं आकर निपटूंगा भावच। वो कितनी देर तक हंसता रहा था। फिर जैसे तैसे वक्त गुजर ही गया और कराची जाने से पहले इसने 15 दिन की छुट्टी ले ली। पहले मुजाहिद हुसैन के पास पीला गया। जिन दिनों अब्बा यहाँ मुलाजमत कर रहे थे उस वक्त वो पैदा भी नहीं हुआ था। अलबत्ता आपा और जुनैद भाई थे और आपा को तो याद भी था। बहरहाल मुजाहिद हुसैन के पास वो 2 दिन रहा। इसके बाद आपा से मिलने इस्लामाबाद चला आया। गालबन वो तलाफ़ी करना चाहता था कि जब वो कराची आई हुई थी तो वो उनका ख्याल किए बगैर चला गया था। दूसरे ये ख्याल भी था कि कराची जाकर फिर कहीं जाने के बारे में बंदा सिर्फ सोचता ही रह जाता है। इसलिए इसने सोचा ये यहीं से उनसे मिलता हुआ जाए। आपा उसे देखकर हैरान भी हुई और खुश भी। इसका इरादा बस 2 दिन ही रहने का था, लेकिन दुल्हा भाई ने बहुत इसरार से रोक लिया। वो दुल्हा भाई का बेहद एहतराम करता था। वो थे भी बहुत अच्छे, यूं उनकी वजह से 5-6 दिन उसे वहीं रहना पड़ा। उसके बाद भी दुल्हा भाई रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह आजिज़ी से बोला, अगर मैं घर से आया होता तो ज़रूर रुकता। तकरीबन 8 माह से घर से दूर हूँ। अब मुझे अम्मा के पास जाने दें, वो मेरी वापसी के दिन गिन रही हैं। फिर भैया और भाभी भी हैं। हाँ, और अब तो नन्हा मेहमान भी आने वाला है। आपा कहने लगी, हो सकता है जैसे ही तुम जाओ तुम्हें खुशखबरी सुनने को मिले, बल्कि देखने को। अच्छा, उसने ज़रा देर को सोबिया की गोद में बच्चे का तस्वर किया और फिर इसे हकीकत में देखने के लिए फ़ौरन रख्ते सफ़र बांध लिया। इसने अपने आने की इत्तला नहीं दी थी। टैक्सी से उतरते हुए सोचा बहुत खामोशी से अम्मा के सामने जाकर उन्हें चौंका दे। इस सोच के साथ ही बहुत अजलत में मीटर देखकर किराया अदा किया और सूटकेस उठाकर दरवाजे तक आया, लेकिन ताला देखकर सख्त मायूस हुआ। फौरी तौर पर समझ में नहीं आया कि क्या करे, कहाँ जाए। पलट कर देखा टैक्सी भी जा चुकी थी। बहुत बददिल होकर सूटकेस वहीं पटक दिया और जेब से सिगरेट निकालकर अभी सुलगा ही रहा था कि स्कूटर की आवाज़ पर यूं ही पलके उठाकर देखा और जुनैद भाई पर नज़र पड़ते ही फ़ौरन सिगरेट फेंक कर उनकी तरफ लपका। और वो पता नहीं किस ख्याल में थे, उसे देखकर भी जैसे नहीं देखा था। बहुत अजलत में दरवाज़ा खुलने लगे। जुनैद भाई, इसने उनके कंधे पर हाथ रखकर पुकारा तो वो बुरी तरह चौंके। अरे तुम कब आए? वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल होते हुए बोले। वो पहले हैरान हुआ, फिर उनके पीछे भागा। क्या हुआ है भाई, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो इसी कदर कहकर अपने कमरे में दाखिल हो गए। वो उनके पीछे पीछे था। अम्मा और भाभी कहाँ हैं? तुम्हारी भाभी सुबह बाथरूम में गिर गई थी। जुनैद भाई अलमारी का सेफ खुलते हुए बताने लगे। सोबे की हालत तो ठीक नहीं है, फौरी खून चाहिए। वहाँ अस्पताल में सिर्फ एक बोतल मिल सकी और अब ब्लड बैंक जा रहा हूँ। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस फटी फटी आंखों से देख रहा था। सैफ से पैसे निकालकर जेब में रखते हुए जुनैद भाई के हाथ कांप रहे थे। इसी तरह उनकी आवाज़ की लर्जिश भी दिल दहलाई दे रही थी। अच्छा, मैं चलता हूँ। जुनैद भाई जैसे हवा में उड़ना चाहते थे कि उसने बढ़कर उन्हें कंधों से थाम लिया। क्या भाभी की हालत बहुत ख़राब है? हाँ, बस सहारा चाहिए था। जुनैद भाई रो पड़े और वो एकदम जैसे उनसे बड़ा हो गया। इन्हें अपने बाजुओं के हल्के में लेकर ज़ोर से भींच कर बोला, हौसले से काम लें भाई, भाभी अच्छी हो जाएंगी। हाँ, उसे अच्छा होना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी उस पर कुर्बान कर दूंगा। चले, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। जल्दी चलो। जुनैद भाई को फिर वक्त की नज़ाकत का एहसास हुआ। इससे पहले ही बाहर निकल आए और जब तक वो दरवाज़ा लॉक करता वो स्कूटर स्टार्ट कर चुके थे। वो शायद उसे छोड़कर चले जाते कि वो जंप लगाकर उनके पीछे बैठ गया।
फिर जिस तरह जुनैद भाई ट्रैफिक की परवाह किए बगैर स्कूटर भगा रहे थे, इससे वो मज़ीद परेशान हो गया। उसके कंधों पर गिरफ्त मजबूत करके बार बार इन्हें संभलने के लिए कहता, लेकिन वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। भाई, सामने से आती तेज़ रफ्तार वैगन को देखकर वो पूरी कुव्वत से चीखा था, लेकिन उसकी आवाज़ इस धमाके में दब कर रह गई, जिसने उसे गेंद की तरह हवा में उछाल कर पथरीली ज़मीन पर पटक दिया था। बस चंद लम्हों को ही इसका जहन तारीकियों में डूबा रहा। फिर फौरन वो उठकर उस तरफ भागा जहाँ एक हजूम इकट्ठा हो गया था। कैसा मौजा है यार, कोई उसे देखकर बोला तो उसका ठहरा हुआ दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन था तुम्हारा? फिर किसी ने पूछा। कौन था? इसकी सारी हंसें यकलक बेदार हो गई और वो पागलों की तरह सबको धकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा, साथ साथ चीख भी रहा था, मेरा भाई है, मेरा भाई है। और वो लाख कहे जुनैद अब्बास मेरा भाई है, लोग तासुब से कह रहे थे। तुम्हारा भाई था, और कितना फासला था, है और था, मैं जिसे वो मर कर ही मिटा सकता था। भाई, इसने वहीं घुटने टेक दिए और भाई का सर उठाकर अपने जानों पर रख लिया। देखो भावज, भाई तुम्हारे लिए अपना सारा खून बहा गया। जब्त की सारी हदें ख़त्म हो चुकी थीं। दूर से एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देने लगा तो लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। वो सारा मंजर धुंधलाई आंखों से देख रहा था। तुम जाओ उमर, तुम्हारी भावज को खून की ज़रूरत है। जुनैद भाई के जिस्म से टपकता कतरा कतरा खून फरियाद कर रहा था। इसने हथेलियों से आंखें रगड़कर सर ऊंचा करके आसमान की तरफ देखना चाहा, लेकिन नजरें ब्लड बैंक पर ठहर गईं। कहाँ ले जाएंगे? इसने एम्बुलेंस में मौजूद शख्स से पूछा। पोस्टमार्टम के लिए। मैं भी पीछे आ रहा हूँ, इसने कहा और तकरीबन भागते हुए ब्लड बैंक चला गया। वहाँ से खून लेकर निकला तो एम्बुलेंस जा चुकी थी। वो टैक्सी रोककर इसमें बैठ गया और जब खून की बोतल लिए अम्मा के सामने आया तो इन्हें ख्याल ही नहीं आया कि वो इतने दिनों के बाद आया है। इसे देखते ही कहने लगी, मुबारक हो उमर, अल्लाह ने जुनैद को बेटी दी है और शुक्र है परवरदिगार का कि सोबिया की हालत भी खतरे से बाहर है। उसके हाथ से बोतल गिर गई और फर्श यहाँ से वहाँ तक सुर्ख हो गया। अरे अम्मा ने बेख्तियार अपने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। क्या खता हुई थी अम्मा हमसे कि ऊपर वाले ने जान के बदले जान बख्शी? उसके होंठों से अल्फाज टूट कर निकले और अगले पल वो अम्मा के सीने से लगा फूट फूट कर रो रहा था। कयामत ही तो टूटी थी इस घर पर, किसी को अपना होश नहीं था। तीसरे दिन दुल्हा भाई ने इसे समझाया कि इस घर में अब वही एक मर्द है, उसे हौसले से काम लेना चाहिए। अम्मा को सहारा दो उमर। और वो सोबिया 3 दिन से हॉस्पिटल में अकेले पड़ी है, कोई इसका पुरसान हाल नहीं। क्या तुम भावच को यूं बेयारो मददगार छोड़ दोगे? तो जाओ इसके पास, लेकिन अभी उसे कुछ मत बताना। ये काम वाकई बहुत मुश्किल था। वो अपने दिल पर बेपनाह बोझ महसूस करने लगा। बमुश्किल खुद को सोबिया का सामना करने पर आमादा कर सका तो शाम में किसी को बताए बगैर हॉस्पिटल चला आया। सोबिया को अलग कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। वो सिस्टर से पूछकर इसके कमरे में आया तो दरवाजे के पास ही ठिठक कर रुक गया। वो बिल्कुल सीधी लेटी थी और इसकी आंखें छत पर मरकूज होकर जैसे साकित हो गई थीं। वो कुछ इतना सहमा हुआ सा था कि उस मंजर से घबराकर जोर से खांसा और इसके वजूद में हरकत होते देखकर वो आगे बढ़ आया। तुम कब आए? वो उसे देखकर खुशी का इजहार करना चाहती थी, लेकिन नकाहत के बायस ठीक से बोल भी नहीं सकी। जिस रोज़ आप यहाँ आई थी। अच्छा, मैं कब यहाँ आई हूँ? वो खुद ही सोचने लगी, फिर याद नहीं आया तो सर हिलाकर बोली, अभी कोई घंटा भर पहले मुझे होश आया है। सिस्टर की ज़ुबानी मालूम हुआ कि अम्मा घर गई हैं। हाँ, मैं इन्हें छोड़ आया हूँ। असल में वो बहुत थक गई थीं। और जुनैद कहाँ है? और वो इस लम्हे से खौफज़दा था। अब उसे कैसे बताए कि भाई अपनी ज़िंदगी तुम्हें दान कर गए हैं? कसदन अनसुनी करके बेबी कार्ड की तरफ देखकर पूछने लगा, बच्ची कहाँ है? इस वक्त सिस्टर बच्ची को लेकर आ गई और वो फ़ौरन अपनी जगह से उठा और बच्ची को अपने बाजुओं में भर लिया। ये बच्ची का बाप? सिस्टर सोबिया से पूछ रही थी। और अगर वह दिल पर सानिया लिए ना खड़ा होता तो शोखी से भावच को देखता। अब सिर्फ उसकी आवाज़ सुन सका, नहीं ये मेरा देवर है। और इससे पहले कि सिस्टर बच्ची के बाप के बारे में सवाल करती, वो इसे मुखातिब करके बोला, सुनो सिस्टर, क्या मैं बच्ची को घर ले जा सकता हूँ? इसकी माँ तो अभी नहीं जा सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? वो फ़ौरन पूछने लगी। नहीं बीबी, तुम्हें तो अभी डॉक्टर छुट्टी नहीं देंगे, अभी तो तुम्हें होश आया है। वो महज इसकी वजह से खामोश हो रही और जब सिस्टर चली गई तो इससे कहने लगी, जुनैद आ जाए तो इनसे कहूँगी डॉक्टर से बात करें। जुनैद हैं कहाँ? फिर वही सवाल। हैदराबाद गए हैं, उसे यही जवाब सूझा। कब? क्यों? आज सुबह ही ऑफिस के किसी काम से गए हैं। कब तक आएंगे? कुछ कह सकता नहीं। वो बमुश्किल इसे बहला कर आया था और सारे बहलावे यहीं तक थे। जिस रोज़ इसने घर में कदम रखा पहले मरहले पर ही ठिठक कर रुक गई। जिन फिजाओं में काफूर की महक रची थी, बेहद दहल कर उसने उमर की तरफ देखा। कौन? रोना मत भावज, भाई को तकलीफ़ होगी। इसे भाई की तकलीफ़ का ख्याल था और वो जिसके पूरे वजूद पर आरे चलने लगे थे
क्या वो इसी तरह चुपचाप खड़ी रहती? अम्मा अम्मा, उसका तड़पना, मचल मचल कर रोना देखा नहीं जाता था। वक्त सितमगर भी है और मरहम भी। पहले जख्म लगाता है, फिर मरहम रखता है। और बाज़ जख्म ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर मनमल हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर से टीसें उठती रहती हैं। अम्मा इन टीसों से ऐसी निढाल हुई कि बिस्तर से लग गई। सोबिया, जिसकी इस घर में आमद से दरो दीवार तक मुस्कुराने लगे थे, वह यासो हैरत की तस्वीर बनकर रह गई थी। आंखें हरदम छलकने को बेताब, और क्योंकि जुनैद अब्बास का आखिरी सफ़र देखने से महरूम रही थी, इसलिए ज़रा ज़रा सी आहट पर चौंक जाती। और फिर वो था जिसे यूं लगता जैसे वो अब यतीम हुआ हो। जब अब्बा का इंतकाल हुआ, इस वक्त वो इंटर में पढ़ रहा था। इनके बाद जुनैद भाई ने उसे अब्बा की कमी महसूस नहीं होने दी थी, और अब वो अब्बा के अलावा अपनी जिम्मेदारियां भी इसके कंधों पर डाल गए थे। किस कदर लावाली वो, और चंद दिनों में ही कितना बड़ा हो गया था। कभी अम्मा को देखता, कभी भावच को, और फिर नज़रें नन्ही सी जान पर ठहर जाती, जो बाप की आगोश की गर्मी महसूस करने से महरूम रही थी। 40वें के बाद आपा भी इस्लामाबाद चली गईं, तो घर की वीरानी में मज़ीद इजाफा हो गया। किसी किसी वक्त नन्ही निदा के रोने की आवाज़ ही खामोशी को तोड़ती थी। ज़िंदगी में अचानक कोई अनहोनी हो जाए तो फिर एक धड़का सा लगा रहता है। वो ऑफिस में होता तब भी उसका ध्यान घर की तरफ रहता, और ऑफिस से निकलते ही जैसे दोबारा सांस भी घर आकर लेता था। गो के वो मर्द था, इधर उधर भी खुद को बहला सकता था, लेकिन अम्मा की मुसलसल बीमारी इसे संभलने नहीं दे रही थी। फिर वो कोई लैंडलॉर्ड भी नहीं था, सिर्फ इसकी लगी बंदी तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी चलनी मुश्किल थी। ऊपर से अम्मा की बीमारी और नन्ही निदा के दूध का खर्चा। इन हालात को तो इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जब से वो अपने पैरों पर खड़ा होता था, अपनी सारी तनख्वाह अम्मा के हाथ पर रख देता था। फिर वो खुद ही इसे 500 जेब खर्च दे देती। इसके बाद अगर कभी इसे ज़रूरत पड़ती तो अम्मा से मांग लेता। उसके अलावा इसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि घर कैसे चलता है। ना कभी किसी ने इसके सामने तंगी हालात का रोना रोया था। वैसे तंगी थी भी नहीं, क्योंकि जुनैद भाई और उसकी तनख्वाह में घर बखूबी चल रहा था, और अब तन्हा इस घर की गाड़ी को खींचना इसे बहुत मुश्किल लग रहा था। पहले मरहले पर ही वो खासा दिल बर्दाश्ता हुआ, लेकिन हिम्मत यूँ नहीं हारी कि इसके अलावा और कोई था नहीं। अगर इससे छोटा भी कोई भाई होता तो वो इसे एहसास दिलाता। बहरहाल अम्मा की बीमारी के सबब इस बार उसने अपनी तनख्वाह सोबिया के हाथ पर रखी, तो वो घबरा कर इसे देखने लगी। मुझे क्यों दे रहे हो? अम्मा को दो। अम्मा की हालत आप देख रही हैं, इन्हें किसी बात का होश नहीं है। और फिर उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन उमर, लेकिन वेकिन छोड़ें भावज, बस यूं समझ लें जैसे मैं अचानक भैया जितना बड़ा हो गया हूँ। आप अम्मा जितनी। सोबिया रोने लगी। तुम पर बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है ना उमर? कैसा बोझ? हक़ाइक़ को मत झुठलाओ। क्या मैं नहीं जानती कि अब तुम अपने बारे में सोचने लगे थे से क्या मतलब? ना सोबिया को ऐसे किसी एहसास से निकालने की खातिर इसे घूर कर बोला, भाई मैं अपने बारे में ज़रूर सोचूंगा, लेकिन इसका वक्त तो आए। सोनिया कैसी है? वो दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछते हुए पूछने लगी, तो वह अफसुर्दगी से मुस्कुराया। ठीक ही होगी। क्या मतलब? असल में अभी तक इसके पास गया नहीं हूँ। क्यों जाऊंगा? और ये आप जरा क्यों कर रही हैं? जरा नहीं कर रही, लेकिन तुम जाओ ज़रूर, वो इंतज़ार कर रही होगी। इसने गहरी सांस खींची, फिर कहने लगा, असल में मैं अम्मा की तरफ से बहुत परेशान हूँ, किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अम्मा ठीक हो जाए फिर उससे मिलूंगा। अम्मा की तरफ से वाकई परेशानी है, तो मैंने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। भाभी, एक तो बुढ़ापा, दूसरे इतना बड़ा सानिया। मैं तो उनकी मतलाशी नज़रों से होने लगता हूँ। और सच भाभी, ज़िंदगी में पहली बार मैं अपने रब से शाकी हुआ हूँ। अगर जान ही लेनी थी तो मेरी लेता। बस करो उमर, आप रोया मत करें। वो आजिज़ी से बोला। कैसे न रोऊं, ये आंसू तो अब उम्र भर के हैं। तुम्हें क्या पता उमर, मुझे कैसे अंधेरा लगता है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में खुशी इतनी मुख्तसर मुद्दत के लिए क्यों आती है। वो हिचकियाँ लेते हुए कह रही थी। छोटी सी थी तो अब्बा चले गए, उनके बाद मैंने और अम्मा ने बड़ा कठिन वक्त गुजारा। मुझे नहीं याद कि कभी हम माँ बेटी चैन की नींद सोए हों। जब मैं छोटी थी तो अम्मा जवान, और अम्मा बूढ़ी हुई तो मैं जवान। हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता। फिर ज़िंदगी का दूसरा रुख मैंने यहाँ आकर देखा। मोहब्बतें, चाहतें, खिलखिलाती हंसी। मुझे लगा जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी जन्नत को। वो और शिद्दत से रोने लगी। भाभी प्लीज़, अब हम ऊपर वाले से तो नहीं लड़ सकते। इसी वक्त अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। वो सोबिया को पुकार रही थी। देखिए अम्मा आपको पुकार रही हैं, तुम चले जाओ। इसने बाजुओं में चेहरा छुपा लिया, तो वह उठकर अम्मा के पास आ गया। सोबिया कहाँ है? अम्मा उसे देखकर पूछने लगी। वो निदा के पास है, कोई काम है तो बुलाऊं? नहीं, अम्मा ने उसे रोका, फिर पास बैठने का इशारा करते हुए कहने लगी, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि सोबिया के दिल बहलाने का सामान कर दिया है, वरना तो बेचारी बेमौत मर जाती। फिर भी मुझे इसकी बड़ी फिक्र है, कैसे काटेगी पहाड़ सी ज़िंदगी।
अभी तो तुम्हें इसका ख्याल है, लेकिन जब अपने घर बार वाले हो जाओगे तो। अम्मा वो फ़ौरन बोला, कैसी बातें कर रही हैं आप, गलत नहीं कह रही बेटा। अब तो ये आलम है कि अपने सगे रिश्तों की पहचान नहीं रही, और वो फिर गैर लड़की है। वो गैर नहीं अम्मा, मेरे भाई की बीवी है, और निदा मेरी भतीजी, मेरा अपना खून। मैं इसे कभी खुद से जुदा नहीं कर सकता। आप खुदा के लिए ऐसा मत सोचें। सोबिया की फिक्र मत करें, मैं हूं ना। इसका लहजा बोझल हो गया, होंठ भींच कर आंखों में पानी उतरता चला आया। जैसे अम्मा से छुपाने की गर्ज से गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगा। फिर इसी तरह उठकर बाहर निकला तो सोबिया अभी तक वहीं बैठी रो रही थी। उसके अंदर की दुखन पहले शदीद हुई, फिर वो फट पड़ा। खुदा के लिए भावच, अपना नहीं तो मेरे भाई का ख्याल करो। यही सोच लो कि तुम्हारी आंख का एक आंसू उसे किस तरह तड़पाता था। वो एकदम सर उठाकर इसे देखने लगी। जब्त की कोशिश में चेहरे के साथ इसकी आंखें भी सुर्ख हो गई थी। वो चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन महज अम्मा के ख्याल से निचला होंठ सख्ती से दांतों तले दबा लिया, लेकिन आंसुओं को छलकने से किसी तरह नहीं रोक सका। नहीं उमर, तुम रो मत, मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकती। वो खड़ी हुई आजिज़ी से इसके सामने हाथ जोड़कर बोली, और फिर पलट कर तेज़ी से अपने कमरे में चली गई। और वो अपनी बेबसी पर कुढ़ने लगा, कोई तो हो जो इसे सहारा दे। परवरदिगार, मैं तो बहुत हकीर और आजिज़ बंदा हूँ। फिर इतनी कड़ी आजमाइश लिखी मेरे मुकद्दर में। रात का जाने कौन सा पहर था जब अम्मा की आवाज़ ने इसे नींद में चौंका दिया। वो पता नहीं कब से पुकार रही थी। इस ख्याल के तहत वो फ़ौरन उठा और लाइट जलाकर अम्मा के करीब आकर पूछने लगा, क्या बात है अम्मा? बेटा मुझे सीधा करो, मेरा बदन सुन्न हो गया है। उन्होंने कहा तो इसने बहुत एहतियात से इन्हें सीधा लिटाया। फिर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ये बाजू बदन के साथ है ही नहीं। अम्मा अपने बाएं हाथ से दायां बाजू टटोलते हुए बोली तो वो कदरे परेशान हो गया। आयोडेक्स से मालिश कर दूं? इसने पूछा, और कोई जवाब न पाकर उनका चेहरा देखने लगा। शायद उन पर गनूदगी तारी हो गई थी। इसने सोचा सोबिया को बुला लाए, लेकिन फिर अपने ख्याल की नफ़ी करता हुआ आयोडेक्स उठा लाया और अम्मा के बाजू को बार बार हरकत भी दे रहा था। इसी अस्थना में फजर की अजान होने लगी, और कुछ देर बाद ही बरामदे में सोबिया के कदमों की चाप सुनाई दी। तो वो बहुत आहिस्ता से अम्मा के पास से उठकर कमरे से निकल आया। सोबिया निदा का फीडर लिए किचन की तरफ जा रही थी। वो वहीं खड़ा हो गया, और जब वो फीडर बनाकर वापस आई तो हाथ के इशारे से सलाम करता हुआ बोला, सुबह बखैर, जीते रहो। बड़े दिनों बाद वो हल्के से मुस्कुराई। आज जल्दी कैसे उठ गए? वो अम्मा के बारे में बताते बताते रुक गया। अगर तुम नमाज पढ़ रही हो तो ठीक है, वरना ये फीडर निदा को दे दो, मैं नमाज पढ़ लूँ। उसने खामोशी से सोबिया के हाथ से फीडर ली और निदा के पास चला आया। 3 माह की नन्ही सी बच्ची बड़े सब्र से इंतज़ार कर रही थी। नन्ही गुड़िया, हम तुम्हारे नाज भी नहीं उठा सके। वो दिल ही दिल में इसे मुखातिब करके बोला। फिर उसे गोद में लेकर फीडर इसके मुंह से लगाई तो तासुफ से सोचने लगा, कितने खुद गर्ज हैं हम, जो इस नन्ही सी जान पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। भैया होते तो क्या ये यूं अलग थलग सी पड़ी रहती? अरे तुमने इसे गोद में क्यों ले लिया? सोबिया नमाज पढ़कर आई तो यूं ही कह गई, और वो जो बच्ची पर झुका, कभी इसका हाथ होंठों से और कभी आंखों से लगा रहा था। जरा सा सर ऊंचा करके देखा तो सफ़ेद दुपट्टे के हाले में इसका उदास चेहरा किसी मुसव्विर का शाकार लगा। पता नहीं वो शुरू से ऐसी हसीन थी या अभी अभी उतरे उजाले का रूप चुरा लाई थी। वो फौरन नजरें चुरा गया और दोबारा बच्ची का हाथ आंखों से लगाते हुए बोला, क्या मैं इसे गोद में नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकते? मेरा मतलब है, अगर तुम इसे बिस्तर पर ही फीडर दे देते तो ये पीते पीते सो जाती। अब नहीं सोएगी। नहीं, अब ये खेलना चाहेगी तो मैं खेलूंगा ना इसके साथ। अच्छी बात है, फिर मैं चाय बना लाऊं। सोबिया वहीं से पलट गई तो वो फीडर एक तरफ रख कर बाकायदा बच्ची के साथ बातें करने लगा। जवाब में इसकी हूँ हाँ बड़ी भली लग रही थी, जिससे इसके अंदर की घुटन और बोझलपन धीरे धीरे कम होने लगा। साथ ही वो बार बार हंस भी रहा था। जब सोबिया चाय लेकर आई तब उसने बच्ची को इसकी जगह पर लिटाया, फिर बेड से उतरकर इसके हाथ से मग लेकर कुर्सी पर आ बैठा। मैंने अम्मा को देखा है, बेखबर हो रही हैं। सोबिया बच्ची के पास बैठते हुए बोली, मैंने उठाया नहीं। अच्छा किया नहीं उठाया, रात वो ठीक से सो नहीं सकी। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? सोबिया तशवीश से पूछने लगी। कुछ कह नहीं सकता। वो जिस बात से परेशान था इसका इजहार कर गया। बता रही थी उनका बदन सुन्न हो गया और मुझे डर है भाभी कहीं फालिश का अटैक ना हो। अल्लाह रहम करे। वो फ़ौरन बोली, हाँ अल्लाह रहम करे। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। मैं ऑफिस जाने से पहले इन्हें डॉक्टर को दिखा जाऊंगा। बस आप दुआ करें मज़ीद कोई परेशानी ना हो। परेशानियों ने तो लगता है इस घर का रास्ता देख लिया। मायूस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो इसकी तरफ देखे बगैर कमरे से निकल आया। फिर जब डॉक्टर ने आकर अम्मा के बारे में इसके शुबे की तस्दीक कर दी कि इन्हें फालज का अटैक हुआ है तो वो वाकई बेहद परेशान हुआ। लेकिन सोबिया के सामने इसने ज़्यादा इजहार नहीं किया, बल्कि इससे यही कहा कि वो अम्मा का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएगा।
और उस वक्त तो सोबिया ने भी इसकी बात का यकीन कर लिया, लेकिन जब 3-4 दिन गुजर गए और इसने किसी डॉक्टर से रब्ता नहीं किया, तब वो समझ गई। और इसी रात जब वो खाने वगैरह से फारिग होकर बैठा तो एक रुमाल इसके सामने रखते हुए बोली, सुनो, वैसे भी अब ये जेवर मेरे किसी काम के नहीं, तुम प्लीज़ अम्मा का इलाज कराओ। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे सर झुकाए बैठा था। सोबिया ने इसके सामने रुमाल रखा तो इसने यूं ही नज़रों का जाविया बदलकर इस पोटली को देखा और इसकी बात सुनकर कितनी देर तक वो इसी तरह बैठा रहा। पता नहीं उसकी बात ठीक से सुनी नहीं या समझा नहीं। सोचने में वक्त बर्बाद मत करो उमर, मुझे अम्मा की ज़रूरत है। वो अपनी बात कहकर जाने लगी कि उसने एक झटके से उसकी कलाई थाम ली। मेरे भाई को आपकी सुनी कलाइयाँ अच्छी नहीं लगती थीं। फिर भी वो सुनी कर गया। एक पल में इसका लहजा भीग गया। प्लीज़ भाभी ये उठा ले, मैं ये सब नहीं कर सकता। नादान मत बनो उमर, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि अम्मा का वजूद कितना अहम है। खुदा न ख्वास्ता इन्हें कुछ हो गया तो हमारे लिए ज़िंदगी के रास्ते तंग हो जाएंगे। वो बहुत आजिज़ी से कहने लगी, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? क्या मतलब है आपका? वो इसकी बात नहीं समझा। समझने की कोशिश करो उमर, मैं तुम्हारी भावच हूँ और रिश्ते को लोग इस वक्त तक तस्लीम करेंगे जब तक अम्मा है। इसने बहुत आहिस्ता आहिस्ता से इसकी कलाई छोड़ दी और उसे तेज़ कदमों से अम्मा के कमरे में दाखिल होते देखकर अपने आप से उलझने लगा। मैं क्या करूं? बेबसी ही बेबसी थी। वो गलत नहीं कह गई थी। इसी निच पर सोच रहा था कि वो पुकारने लगी, उमर यहाँ आओ। वो उठकर अम्मा के कमरे में आया तो उसे देखकर बोली, अम्मा बुला रही हैं। जी अम्मा। वो अम्मा के पास बैठ गया। दूसरी तरफ वो सामने ही अम्मा के सरहाने बैठी इनके बालों में उंगलियां फेर रही थी। बेटा, अम्मा बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोली, मुझे तुमसे ज़्यादा सोबिया और निदा की फ़िक्र है। ये बात मुनासिब तो नहीं लगती, फिर भी अगर तुम सोबिया से शादी कर लेते तो। अम्मा, इसने सटपटा कर सोबिया की तरफ देखा और यकीनन खुद इसकी तरह सोबिया के भी गुमान में नहीं था कि अम्मा ऐसी बात करेंगी, क्योंकि इसकी आंखों में गैर यकीनी और वहशत के साथ ही ढेर सारा पानी उतर आया था। यूं उछलकर खड़ी हुई जैसे बिच्छू ने काट लिया हो और तकरीबन भागती हुई कमरे से निकल गई, जबकि वो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर इसके साथ साथ नज़रों का जाविया बदलता गया था। और जब इसके कदमों की आवाज़ मदूम हो गई तब अम्मा की तरफ मुतवज्जा हुआ और इतनी सी देर में अम्मा पर ग़ुनूदगी छा चुकी थी। अम्मा, उसने आहिस्ता से इन्हें 2-3 आवाज़ें दी और कोई जवाब न पाकर आहिस्ता से उनके पास से उठकर आया। अचानक कहीं अंदर आग सी आग दहक उठी थी। तन मन सुलगने लगा। फ्रिज को खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली और उसको मुंह लगाकर एक ही सांस में पी गया और अंदर जलन थी कि बजाय कम होने के बढ़ती ही जा रही थी। इसराब अलग, जिसे कम करने की खातिर बरामदे में इधर उधर टहलने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक बार यूं ही सोबिया के कमरे के सामने रुका, लेकिन फिर फौरन आगे बढ़ गया। अचानक अम्मा ने जाने कैसी दीवार खड़ी कर दी थी कि वो इसका सामना करने से डर रहा था। गोया वो उम्र में इससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, या हो सकता है इसी की हम उम्र हो, लेकिन बड़े भाई की बीवी होने के नाते शुरू दिन से इसका रवैया बड़ी बहनों जैसा रहा था और वो खुद इसका दिल से एहतराम करता था। इसलिए डर रहा था कि पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। वो इसे कहना चाहता था कि अम्मा की बात को महसूस न करे। ये सोचकर दोबारा इसके दरवाजे पर रुका और इस तमाम अरसे में पहली बार दस्तक दी। दूसरी तरफ खामोशी रही। दूसरी और तीसरी दस्तक के जवाब में भी खामोशी। तब वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर चला आया और वो जो सामने ही गालबन शशुपन में खड़ी थी इसे देखकर फ़ौरन पीठ मोड़ ली, लेकिन इतनी सी देर में ही वो इसकी आंखों में उतरी लाली देख चुका था। यकीनन वो अब तक रो रही थी। उसे दुख हुआ। दरवाजे के पास ही रुक कर बोला, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन प्लीज़ भाभी आप अम्मा की बात का ख्याल मत कीजिए। और फिर आप तो जानती हैं कि मैं। वो यूं ही खामोश हो गया और वो अचानक किसी ख्याल के तहत फ़ौरन इसकी तरफ पलट कर बोली, सोनिया, तुम सोनिया की बात कर रहे हो ना? वो कभी कभी कोई लम्हा कितना जालिम होता है। वो ऐसे ही लम्हे की गिरफ्त में आ गया। ना इस बात में सर हिला सका ना इनकार में। अपना होश कहाँ था। सामने 2 आंखें थीं, भीगी भीगी सी, और जिनमें उतरी लाली गो के शतगरिया की मरहून मिन्नत थी, लेकिन शफक को मात देती लगी। फिर ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा था। इन आंखों में सितारे नाचते थे। एक बार उसने जुनैद भाई को कहते हुए सुना था, तुम्हारी हंसती हुई आंखों में काजल बड़ा दिलफरेब लगता है सोबिया। एक नज़र में ही बंदा बेबस हो जाता है। और अब ना तो इन आंखों में सितारे रक्सा थे, ना हंसी थी और ना काजल। फिर भी पता नहीं कैसी बेबसी थी कि वो अपने अंदर चुभन महसूस करने लगा था, जैसे कोई धीरे धीरे इसके दिल को मसल रहा हो। उमर, वो इसका बाजू हिलाकर बोली, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, बिना होंठ हिलाए उसने कहा और इसके कमरे से निकल आया। इसके अंदर जो अचानक और गैर मुतवक्का तूफान उठा था, इसे दबाने की कोशिश में वो कितनी देर तक करवटें बदलता रहा। फिर कज़न सोनिया के बारे में ही सोचने लगा और ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो तस्वर में इसे देखना चाहता और इसकी जगह 2 आंखें सामने आ जाती। मेरे खुदा, इसने बार बार सर को झटका और तकिया निकालकर आंखों पर रख लिया। नींद तो नहीं आ रही थी और इसी तरह आंखों में पूरी रात कटी। पहले फजर की अजान हुई और कुछ देर बाद ही बरामदे में सोबिया के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो इस ख्याल से उठ गया कि जब तक वो नमाज़ पढ़ेगी वो निदा के पास जा बैठेगा, लेकिन अभी वो दरवाजे तक ही गया था कि अम्मा ने पुकार लिया। जी अम्मा। वो पलट कर इनके पास बैठ गया।
तुम्हारी आपा नहीं आई? अम्मा को सुबह ही सुबह पता नहीं आपा कैसे याद आ गई थी। नहीं तो ख़त लिख कर बुलाओ इसे। लेकिन अम्मा अभी तो वो गई हैं, इतनी जल्दी कैसे आ सकेंगी? हाँ, अम्मा ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर उसे देखकर पूछने लगीं, तुम काम पर तो जा रही हो ना? जी। इसी वक्त सोबिया निदा को लेकर आ गई। कैसी तबीयत है अम्मा की? मैं ठीक हूँ, अम्मा ने खुद ही जवाब दिया। बस अम्मा आप जल्दी से अच्छी हो जाएं। फिर निदा को इसकी तरफ बढ़ाकर बोली, देखो आज ये नहीं सोई, अब तुम इसे पकड़ो, मैं नाश्ता बना लूँ। अभी तो बहुत सवेरा है। अच्छा है ना, जल्दी फारिग हो जाऊंगी, फिर मुझे कुछ और काम है। क्या काम? उसने एक गहरी निगाह इस पर डाली तो वो जान गया कि वो बेतकल्लुफ़ी का अंदाज अपनाकर महज ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसने अम्मा की बात को कोई अहमियत नहीं दी। ज़रूरी है कि तुम्हें हर काम की तफसील बताई जाए। वो निदा को इसकी गोद में डालकर कदरे अजलस से कमरे से निकल गई तो वो बच्ची को अम्मा के बराबर लिटाते हुए बोला, देखिए अम्मा आपकी पोती। अरे बेटा ऐसे क्या देखूं, मेरा दिल चाहता है इसे गोद में लूं, सीने से लगाऊं, कितनी प्यारी है और इतनी ही। बस अम्मा वो टोक गया, कोई गलत बात मुंह से मत निकालिएगा। क्या करूं, इसे देखती हूं तो अपना बच्चा याद आता है। परवरदिगार उसे इतनी मोहलत तो देता कि अपनी बच्ची को ही देख लेता। अम्मा के आंसू आंखों के किनारों से बहकर तकिए में जज्ब होने लगे और वो चुपचाप इनके पास से उठ आया। सुनो, वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि सुबिया इसके पास आकर बोली, आज तुम सोनिया के पास ज़रूर जाना। क्यों? वो झुककर जूते के तस्मे बांध रहा था। इसी तरह अपने काम में मसरूफ़ रहा और बोला, बस मैं जो कह रही हूँ। उसके लहजे में हल्का सा तहकम था कि उसने ज़रा सा सर ऊंचा करके इसे देखा, फिर दोबारा सर झुका लिया। इसका क्या मतलब है? किसका? वो जूतों पर एक ब्रश फेर कर उठ खड़ा हुआ। यानी मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं? जवाब देना ज़रूरी है क्या? जवाब दो या ना दो, लेकिन जो मैंने कहा है वो ज़रूर करना। अच्छी बात है। वो अफसरदगी से मुस्कुराया। और कोई हुक्म? नहीं। वो जाने लगी लेकिन अचानक याद आने पर पलट कर बोली, और हाँ सुनो, अम्मा के लिए किसी स्पेशलिस्ट का ज़रूर पता करना। लेकिन आज की तारीख में तो एक ही काम हो सकेगा, या सोनिया के पास जाऊं या तुम दोनों काम करना। नहीं तो अभी तय कर लो कि तुम इन दोनों में से कौन सा काम कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सोनिया के लिए चले जाना और मैं स्पेशलिस्ट का पता कर लूँगी। आप? क्यों, क्या मैं नहीं कर सकती? कर सकती हैं, लेकिन खैर आप फिक्र मत करें, मैं दोनों काम कर लूँगा। सच कह रहे हो ना? इसने इस बात में सर हिलाया और फिर इसे खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल आया। ऑफिस में ही इसने अपने साथियों को अम्मा की बीमारी का बताकर किसी अच्छे डॉक्टर के लिए मशवरा मांगा तो एक दो ने डॉक्टर आज़म का नाम लिया। उसने उन्हीं का एड्रेस नोट कर लिया। अलबत्ता सोनिया से वो फ़िलहाल नहीं मिलना चाहता था। एक तो अम्मा की बीमारी के सबब, दूसरे अभी भाई का गम ताज़ा था। लिहाजा उसने सोचा वो सोबिया से कोई बहाना कर देगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि ऑफिस से निकला तो सोनिया से सरे राह मुलाकात हो गई। पहले सोनिया ने ही इसे देखा और पुकार लिया, कैसी हो? अब जब वो सामने आ गई थी तो वो किसी तरह भी इसे नज़र नहीं चुरा सका, बल्कि रात अम्मा की बात से जो अचानक इसके अंदर एक तूफ़ान सा उठा था वो भी थम गया। ठीक हूँ, और ये तुम्हें क्या हुआ है? वो इसका सुता हुआ चेहरा देखकर बोली, दुख तो यही है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? चलो कहीं बैठकर बात करेंगे। चलो। वो बाइक पर इसके पीछे बैठ गई और जब एक कैफ़े के साफ सुथरे माहौल में इसके सामने बैठा तो पहले इससे पूछने लगा, तुम बताओ क्या करती रही हो? तुम्हारा इंतज़ार। वो खुलकर मुस्कुराई। और घर में सब ठीक हैं? हाँ, अभी एक हफ़्ता पहले ही तो मैंने तुम्हें ख़त लिखा था। क्या तुम इसे पढ़ कर आए हो? ख़त? फौरी तौर पर वो समझा नहीं, सोचती हुई नज़रों से इसे देखे गया। इस तरह क्या देख रहे हो? वो चौंका और सर झटक कर पूछने लगा, क्या तुम अभी तक मुझे बहावल नगर ख़त लिखती रही हो? हाँ, क्या तुम्हें मेरे ख़त नहीं मिले? नहीं, मेरा मतलब है जब तक मैं वहाँ था तब तक तुम्हारे ख़त मिले, और यहाँ आने के बाद तो ज़ाहिर है। कब आए हो तुम? काफ़ी दिन हो गए, बल्कि महीने। अच्छा। वो ग़लबन हर्ट हुई थी। अजीब सी हंसी हंसकर चुप हो रही। ये भी नहीं पूछा कि मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और वो खुद ही बताने लगा, जिस रोज़ वो आया था इसी वक्त से तो इसके साथ किस्मत का चक्कर शुरू हो गया था। वो खुद पर और अपने घर पर गुजरने वाली सारी क़यामतों का जिक्र करके आखिर में कहने लगा, मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का सोचा, लेकिन हालात ने इजाज़त नहीं दी। ज़िम्मेदारियाँ अलग और परेशानियाँ अलग। ना भावच की हालत देखी जाती है और ना अम्मा की। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उमर तुम कम से कम मुझे बताते तो सही। सोनिया ने दुख का इजहार और शिकवा एक साथ किया। तुम इतने बड़े सानिया से गुजरे, और अगर अब भी मैं तुम्हें न देख लेती तो शायद तुम मुझे अभी भी ना मिलते। नहीं, आज तो मुझे तुम्हारे पास आना ही था। मुंह देखे की बात मत करो, मेरा यकीन करो, क्योंकि आज सुबह भाभी ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे ज़रूर मिलूं। भाभी के कहने पर ना? तुम्हें खुद तो ख्याल नहीं आया? मुझे ख्याल था सोनिया, बस ये चाहता था कि पहले अम्मा ठीक हो जाएं। लेकिन अम्मा की तो वही बात है कि मर्ज़ बढ़ता गया, जून दवा की। मुझसे ज़्यादा भाभी परेशान हैं, बेचारी सारा दिन अम्मा के साथ लगी रहती हैं, और जब से उन पर फालिज का अटैक हुआ है तब से तो तुम समझ सकती हो क्या हालत हो गई। वो गहरी सांस होठों के अंदर ही दबाकर खामोश हो गया। अल्लाह बेहतर करने वाला है, वो उसे तसल्ली देते हुए बोली, तुम हौसला न हारो, सब ठीक हो जाएगा। असल में मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करता हूँ।
अब एहसास होता है कि भाई कितना बड़ा सहारा थे। मान घड़ी पर नज़र पड़ी तो कहने लगा, काफ़ी देर हो गई, भाभी इंतज़ार कर रही होंगी। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जो मैं ताज़ियत के लिए तुम्हारी भाभी को कहलवा सकूं। अलबत्ता मेरा सलाम ज़रूर कह देना और शुक्रिया भी। शुक्रिया किस बात का? कि उन्होंने मुझे मज़ीद इंतज़ार की अजियत से बचा लिया, तुम्हें मेरे पास भेज कर। एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके होठों पर आई, फिर वो उठ खड़ा हुआ। घर में दाखिल हुआ तो सोबिया वाकई इसके इंतज़ार में थी। लपक कर इसकी तरफ आते हुए बोली, इतनी देर क्यों कर दी तुमने? देर होती थी, आपने दो दो काम जो सर पर डाल दिए थे। वैसे आप इतनी परेशान क्यों हैं? दोपहर में अम्मा की हालत बहुत बिगड़ गई थी, मेरे तो हाथ पांव फूल गए। फिर क्या किया आपने? क्लिनिक से डॉक्टर को ले आई थी, इसकी दवा से कुछ फ़र्क तो पड़ा, लेकिन सारा वक्त उल्टी सीधी बातें करती रहीं, बार बार आपा को बुलाने का इसरार भी कर रही थी। और मैं तो कहती हूँ उमर, तुम आपा को फ़ोन कर दो, उनके आने से हमारी ढारस भी बन जाएगी। अम्मा जाग रही हैं? वो इसकी बात के जवाब में इस्बात में सर हिलाकर पूछने लगा। नहीं, अभी कुछ देर पहले ही सोई हैं। वो बेआवाज़ कदमों से चलता हुआ कमरे में आया और खड़े खड़े अम्मा को देखकर दोबारा बरामदे में आ बैठा। कुछ देर बाद सोबिया चाय ले आई और मग उसे थमाते हुए बोली, तुम भी क्या सोचे हो गए घर में दाखिल होते ही? किसके घर में? वो फ़ौरन टोक कर सवालिया नज़रों से देखने लगा। इस बात को छोड़ो, ये बताओ सुबह जो दो काम कहे थे वो किए? हाँ, ये रहा डॉक्टर का एड्रेस। इसने जेब से कार्ड निकाल कर मेज़ पर रखा। ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी भी ले ली है। कल ही डॉक्टर आज़म से मिलकर मालूम कर लूँगा कि अम्मा का इलाज घर पर करेंगे या उन्हें इनके क्लिनिक में एडजस्ट करना पड़ेगा। और सोनिया से मिले, इससे भी मिला हूँ। क्या हालत है इसकी? मेरा मतलब है इसकी दूसरी बहन की शादी हो गई? पता नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा। तो फिर मैंने किस लिए तुम्हें इसके पास भेजा था? वो झुंझला कर बोली। आखिर आपका मकसद क्या है? वो भी झुंझला गया। मैं जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। क्या? उसे जैसे यकीन नहीं आया। आपका दिमाग ठीक है? इन हालात में मेरी शादी का सोच रही हैं तो मेरी बात समझो। बस करें भाभी, हद करती हैं आप भी। अभी भाई का कफन मैला नहीं हुआ, अम्मा बिस्तर मर्ग पर पड़ी हैं और मैं सर पर सेहरा सजा लूँ, नामुमकिन। वो खफा होकर अपने कमरे में आ गया। रात में वो अम्मा के पास सोता था और सोबिया से क्योंकि खफगी का इजहार कर चुका था, इसलिए खाना खाते ही बहुत खामोशी से अपनी जगह पर आ लेटा। वरना रोज़ाना तो कुछ देर के लिए निदा के साथ खेलते हुए सोबिया से इधर उधर की बातें कर लेता था। अभी इसका दिल चाहा चुपचाप सो जाए, कुछ थका हुआ भी था, लेकिन अम्मा के हल्के हल्के खराटे सोने नहीं दे रहे थे। फिर वक्फे वक्फे से वो कुछ बड़बड़ाने भी लगती थीं। पूरी बात तो नहीं, लेकिन कोई कोई लफ्ज़ साफ सुनाई दे जाता। और काफ़ी देर बाद इसने गौर किया कि साफ सुनाई देने वाला लफ्ज़ सोबिया है। तब वो इस ख्याल से उठकर बैठा कि शायद अम्मा सोबिया को बुला रही हैं। अपने पलंग से उतरकर अम्मा के पास आ बैठा और इनका चेहरा हाथों में लेकर पूछने लगा, क्या बात है अम्मा? कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। सोबिया अकेली है। अम्मा की आंखें बंद थीं, गनूदगी में बोल रही थीं। क्या कहूँगी जुनैद से? सोबिया को किसके हवाले कर आई हूँ? अम्मा, इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं हूँ ना अम्मा, आप क्यों फ़िक्र करती हैं? भाभी अकेली नहीं है, निदा है उनके पास और मैं। इसने यकीन दिलाया और अगर इसे मालूम होता कि अम्मा यकीन की डोरी थामते ही जुनैद भाई के पास पहुँचेंगी तो वह कभी नहीं ये यकीन ना देता। कितनी देर तक साकित बैठा इन्हें देखे गया। शायद वो कुछ कहेंगी, लेकिन वो कहने सुनने की हद से दूर जा चुकी थी। भावच पहले इसके होठों ने बेआवाज़ जनबिश की, फिर इतनी ज़ोर से चीखा कि वो दहल कर भागी आई थी। चंद महीनों में ये दूसरा सानिया था जिसने घर के दर दीवार तक को हिला दिया था। और इस बार 10वें ही दिन आपा जाने के लिए तैयार हो गई तो वो कुछ नहीं बोला। अलबत्ता सोबिया इनकी मिन्नत करने लगी, प्लीज़ आपा आप ना जाएं, हम अकेले हो जाएंगे। जाना तो है ही, चाहे 5 दिन और रुकूं या 10 दिन। अलबत्ता तुम मेरे साथ चलो तो। नहीं, सोबिया से पहले वो बोल पड़ा, भाभी कहीं नहीं जाएंगी तो मैं कैसे रुक सकती हूँ? तुम्हारे दुल्हा भाई पहले ही चले गए हैं, हम आपको मजबूर नहीं कर सकते। आपा आप ज़रूर जाएं, इसने कहा और इशारे से सोबिया को भी मना किया कि वो इन्हें ज़्यादा मजबूर ना करे। आपा चली गई तो घर एकदम खाली हो गया और अब तो जैसे करने को भी कुछ नहीं रहा था। अम्मा ख्वाह बीमार थीं, एक कमरे में पड़ी रहती थीं, फिर भी उनके इतने काम होते थे जिन्हें करते हुए खुद अपने वजूद का एहसास होता था। इधर अम्मा की दवा का वक्त, इधर निदा को दूध देना है। मसरूफियत बड़ी नेमत थी, हाथ पाँव भी चलते और जहन भी। अब यूँ लगता जैसे बिल्कुल बेकार हो गई हूँ। कहीं कोई अजलत नहीं थी। सुस्त रवि से किचन में जाती, एक वक्त खाना पकाती तो 3 वक्त चल जाता। वो बहुत खामोशी से उसे देख रहा था। आखिर उस रोज़ टोक दिया, भावच इस तरह तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। जब हम मरने वालों के साथ मर नहीं गए और ये तय है कि जब तक हमारी ज़िंदगी है हमें ज़िंदा रहना है, तो फिर ख़ुद को ज़िंदों की कतार से अलग क्यों करें? ये तो नहीं कि हम बिल्कुल तई दामन हैं, आपके पास निदा है और मेरे सामने दोनों।
हम तन्हा नहीं हैं और ये जो इस घर पर आज़ादियों के बादल छाए हैं ये खुद से नहीं छटेंगे जब तक कि हम कोशिश ना करें, हम खुद ना चाहें। ठीक कहते हो, लेकिन क्या करूं, दिल किसी बात पर आमादा नहीं होता। आमादा करें इसे, चले मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, निदा भी खुश होगी। नहीं उमर, इनकार नहीं, चलें उठें। उसने ज़बरदस्ती इसे उठाया और जब तक वो चादर ओढ़ती और निदा को उठाती वो बाइक बाहर निकाल चुका था। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो घर की फ़िज़ाओं में रची बसी उदासियों को भगाने में कामयाब हो रहा था और इस कोशिश में वो जितने जतन कर रहा था वो सब इसके लिए इल्ज़ाम बन गए। लोगों में पहले चहमगोइयाँ शुरू हुईं, इशारेबाजी, उसे देखकर मायनी खेज़ी से मुस्कुराना, और फिर एक रोज़ बाकायदा इसे रोक लिया गया। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। क्या लगती है वो तुम्हारी, जिसे रोज़ सैर सपाटे के लिए ले जाते हो? भावच? कैसी भावच, जब भाई ही नहीं रहा? निकालो उसे, कुछ दिन हम भी भावच बना कर रखेंगे। वो गुस्से से कांपने लगा, दिल चाहा एक एक का मुंह नोच ले। वो मुश्किल खुद पर जब्त करते हुए अंदर आया तो सीधा अपने कमरे का रुख किया। इसका बदन अभी तक कांप रहा था, हथेलियां पसीने से तर हो गई थीं। बात अगर सिर्फ उसकी ज़ात की होती तो वो कभी परवाह न करता, लेकिन जालिमों ने इसके साथ सोबिया को भी घसीट लिया था। और गो कि वो कमज़ोर ना था, लेकिन ये भी जानता था कि कभी कभी ताकत का इस्तेमाल खुद अपने लिए मसाइल खड़े कर देता है। उमर, सोबिया ऐसे पुकारते हुए आ गई। इतनी खामोशी से आए हो, पता भी नहीं चला, और चुपचाप क्यों बैठ गए हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, बस कुछ थक गया हूँ। वो इसकी तरफ देखने बगैर बोला और फ़ौरन उठकर जूते उतारने लगा। चाय लाऊं या पहले खाना खाओगे? भूख बिल्कुल नहीं है, बस चाय पी लूँगा। इसके साथ ही उठकर वॉशरूम में चला गया। कितनी देर तक मुंह और सर पर पानी डालता रहा, फिर कपड़े बदल कर निकला तो वो चाय लिए खड़ी थी। निदा कहाँ है? इसके हाथ से मग लेते हुए पूछा। उसे मैं बरामदे में बिठा आई हूँ, असल में अब वो खुली जगह चाहती है। उसने कोई तबसरा नहीं किया, खड़े खड़े 3-4 घूंट में मग खाली करके उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर आपको बाहर का कोई काम हो तो बता दें, वरना फिर मैं सो रहा हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो 7 ही बजे हैं। नींद आ रही है, अगर फ़ौरन नहीं सोया तो फिर बहुत देर तक जागता रहूँगा, जबकि सुबह मुझे जल्दी जाना है। अच्छी बात है, सो जाओ। वो चली गई तब वो एहतियात से दरवाज़ा बंद करके बेड पर आ बैठा। नींद का बस बहाना था, असल में वो तन्हाई चाहता था, और तन्हाई मिली तो वो बिखरने लगा। हालात ने अजीब दोहराए पर ला खड़ा किया था और सोबिया की कही बात अब इसकी समझ में आ रही थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है उमर कि अम्मा का वजूद कितना अहम है। खुदा न ख्वास्ता इन्हें कुछ हो गया तो हमारे लिए ज़िंदगी के रास्ते तंग हो जाएंगे। फिर अब मैं क्या करूं? वो अपनी बेबसी पर कुटते हुए सोचने लगा। भाभी और निदा मेरी जिम्मेदारी हैं, इन्हें मैं नहीं छोड़ सकता, और लोगों की ज़ुबानें पकड़ना भी मेरे बस में नहीं है। अगर भावच को इन बातों का इल्म हो गया तो इन्हें कितना दुख होगा। फिर क्या करूं? इसी पल उसे सोनिया का ख्याल आया और इसके साथ ही इसकी सोचों को एक नया किनारा मिल गया। अगले दिन पहली फुर्सत में इसने आपा को फ़ोन किया और क्योंकि इनसे वो फ्री नहीं था इसलिए बहुत सोच कर बोला, आपा, अम्मा के बाद मैं और भावच अकेले हो गए हैं और मैं चाहता हूँ इससे पहले कि लोग गलत किस्म की बातें करें, वो इन्हें सोनिया के बारे में बताते हुए कुछ झिझक गया। हाँ उमर, मैं खुद तुमसे इस सिलसिले में बात करना चाह रही थी। आपा फ़ौरन बोल पड़ी। मेरा ख्याल था तुम्हें समझाना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुम खुद समझ गए हो। वैसे इतनी जल्दी ये सब मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, हालात ही ऐसे हैं। बहरहाल ज़्यादा धूम धड़के की ज़रूरत नहीं है, तुम सादगी से सोबिया से निकाह कर लो। जी? वो एकदम सन्नाटे में आ गया और आपा इसकी कैफियत से बेखबर अपनी कही गई। मैं तुम्हारे दुल्हा भाई से बात कर देखती हूँ, अगर इन्हें फुर्सत हुई तो फिर हम दोनों आ जाएंगे, वरना तुम मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों को बुलाकर ये काम कर डालो। समझ रहे हो ना? हेलो उमर, हेलो हेलो। वो कुव्वत गुवाई खो चुका था और आपा ने मायूस होकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इस शाम वो यूं ही सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा, कभी खुद को लोगों के हजूम में गुम कर देता और कभी एकदम तन्हा हो जाता। शाम के साए बढ़ते जा रहे थे और फिर तारीकी पर फैला दिए। गो के पूरा शहर रोशनियों से जगमगाने लगा था, लेकिन उसे अपने रास्ते पर रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आई। घर जाने के ख्याल से ही वहशत हो रही थी, फिर भी घर तो जाना ही था। और वो इस वक्त घर आया जब इसके ख्याल में सोबिया नींद में से उठकर दरवाज़ा खोलेगी और फिर फ़ौरन जाकर दोबारा सो जाएगी, लेकिन उसे अपने इंतज़ार में बैठे देखकर वो बेहद नादिम हुआ। आप सो जाती, कैसे सो जाती, और ये तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई? प्लीज़ जल्दी आ जाया करो, शाम के बाद मुझे डर लगता है। आप डरती भी हैं? अब तो दिल में सिर्फ डर ही रह गया है। बहरहाल ये बताओ, खाना खाओगे या कुछ भी नहीं? आप सो जाएं जाकर। वो जल्दी से इसे शब बखैर कहकर अपने कमरे में आ गया
और लिबास तब्दील करके अपनी जगह पर लेटा तो गालबन थकन के बायस फ़ौरन नींद भी आ गई। सुबह छुट्टी थी। जब ही मामूल के मुताबिक अजान की आवाज़ के साथ ही इसकी आंख खुली, लेकिन वो दोबारा सो गया। इसके बाद सोबिया ने इसे उठाया। वह सामने खड़ी बहुत आहिस्तगी से इसके पैर का अंगूठा हिला रही थी और वह नींद से बेदार हो रहा था। बिला इरादा इसकी उंगली अपने पैर के अंगूठे और उंगली के दरमियान जकड़ गया कि वो हल्के से चीखी और फ़ौरन अपना हाथ खींचकर पीछे हट गई। सॉरी, वो उठकर बैठ गया और बस एक लम्हे को ही इसकी तरफ देख सका। फिर वही जालिम लम्हा था कि अंदर कहीं आग दहक उठी थी, जिससे तन मन सुलगने लगा। चलो अब जल्दी से आकर नाश्ता कर लो, वो ये कहती हुई चली गई और वो अपने आप से लड़ने लगा। वह मुश्किल खुद को समझाकर उठा और मुंह हाथ धोकर कमरे से निकल आया। वो बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। इसकी आमद महसूस करके बोली, नाश्ता टेबल पर रख दिया है, आप कर चुकी? हाँ। वो इसका जवाब सुनकर आगे बढ़ आया। फिर नाश्ते के दौरान वो सोचना कुछ और चाहता था, लेकिन आपा की बातें जहन में गर्दिश करने लगीं। तुम सादगी से सोबिया से निकाह कर लो, दिमाग तायद कर रहा था। कुछ देर को दिल ने भी साथ दिया, लेकिन फिर बहक गया। गलबन जालिम लम्हे ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था। फिर भी कुछ असर बाकी था। जब ही उसके पास आकर बैठा तो कहने लगा, एक बात बताएं, सारा दिन आप अकेली होती हैं? काम के अलावा जब फरागत से बैठी हैं तो क्या सोचती हैं? कोई एक सोच तो नहीं, बहुत सारी सोचें हैं मसलन। और वह सादगी और साफ गोई से बताने लगी, कभी गए दिनों का ख्याल आता है कि जुनैद की मोहब्बत ने मुझे कितना मुतमईन और आसूदा कर दिया था। फिर अपने हाल पर नज़र डालती हूँ तो शिकवा यूँ नहीं करती कि जुनैद नज़र से ओझल हुए हैं, दिल में तो इसी तरह मौजूद हैं। फिर उनकी निशानी निदा मेरे सामने होती है और तुम हो। आजकल मुझे ज़्यादा फ़िक्र तुम्हारी है। मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। किस से? वो बिला इरादा कह गया। क्या मतलब, सोनिया के अलावा भी कोई लड़की है? वो ताज्जुब से पूछने लगी। फिर फ़ौरन खुद से बोली, ऐसी छिछोरी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आज सोनिया के घर जाने का प्रोग्राम बनाए बैठी हूँ। आज इसका अंदाज़ सोचता हुआ सा था। हाँ, आज शाम में चलेंगे। मैंने आपा को भी ख़त लिखकर इन्हें सोनिया के बारे में बता दिया है, और ये भी कि इन हालात में तुम्हारी फौरी शादी नागज़ेर है। फिर रसान समझाते हुए बोली, देखो ना उमर, लोगों की जहनीत बदलते देर नहीं लगती। गो के आसपास के सब लोग हमारे घर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जुनैद की आदत का तो तुम्हें पता ही है, सबसे मिलते थे और अम्मा भी। और अब जबकि वो दोनों नहीं रहे थे तो मुझे डर लगता है, पता नहीं कब कौन कैसी बात कर जाए, और हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। वो कसदन खामोश रहा कि कहीं गलती से उसे बता ना जाए कि लोग ऐसी बातें करने लगे हैं। फिर आज चल रहे हो ना? जी, लेकिन आपने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। क्या? यही कि अपने बारे में क्या सोचती हैं? वो पता नहीं क्या जानना चाहता था। पहले मैंने अपने ही बारे में तो बताया है कि मैं जुनैद की मोहब्बतें और मेहरबानियाँ सोचती हूँ। मैं गए दिनों की नहीं, आने वाले दिनों की बात कर रहा हूँ। और मैं आने वाले दिनों का भी बता चुकी हूँ कि निदा और तुम्हारे लिए सोचती हूँ। और मज़ीद कोई सवाल करने से पहले सुन लो कि तुम और निदा मुझसे अलग नहीं हो। मेरी सारी उम्मीदें, सारी खुशियाँ तुम दोनों से वाबस्ता हैं, समझे तुम? वो बस उसे देख कर रह गया। पता नहीं कैसे एक बेनाम सी खलिश ने धीरे से दिल का दामन थाम लिया था। वो अपने दिल का मामला समझ में नहीं पाया। कहाँ तो सोनिया को पाने के लिए मचलता था, और अब जब वो इसकी ज़िंदगी में आ गई थी तो यूं खामोश था जैसे एहतजाजन चुप साध ली हो। धड़कनों में ना कोई हलचल थी, ना कोई बेतरतीबी। पुरसुकून नदी की माने ठहरा हुआ सा लग रहा था। अपनी कैफियत खुद इसकी समझ में नहीं आ रही थी। बहुत खामोशी से उन लम्हों को आवाज़ देने लगा जिन्हें उसने इस मिलन रुत के हवाले से रंगीन किया था, लेकिन कोई एक लम्हा भी गिरफ्त में नहीं आया था। वो सर झटक कर निदा की तरफ मुतवज्जा हो गया, जिसकी आंखें नींद से बंद हुई जा रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे थपकने लगा। सोबिया गालबन सोनिया को नए सिरे से संवारने में मसरूफ़ थी। कुछ देर बाद आई तो निदा की नींद के ख्याल से सरगोशी में बोली, तुम अपने कमरे में जाओ। उसने इस्बात में सर हिला दिया तो सोबिया एक नज़र निदा पर डालकर किचन की तरफ चली गई, और इसने वहाँ से उठने में भी काफ़ी देर लगा दी। फिर भी अपने कमरे में जाने के बजाय सोबिया के पीछे किचन में आ गया, और उसे मुंह छुपाए रोते देखकर इसके अंदर का सन्नाटा और गहरा हो गया। भावच बामुश्किल इसे पुकार सका, और वह जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछने लगी। आप रो रही हैं? वो देख चुका था, फिर भी नहीं तो ये आंसू। वो इसकी पलकों पर ठहरे कतरे अपनी उंगलियों पर समेट कर बोला, बस यूं ही छलक आए। यूं ही नहीं भावच, सच बताएं क्या बात है? तुम अपने कमरे में जाओ, सोनिया इंतज़ार कर रही है। चला जाऊंगा, पहले मेरी बात का जवाब दें। वो अड़ गया। अब तुम इतने नादान तो नहीं हो उमर, वो आजिज़ होकर बोला। आज तुम्हारी शादी हुई और कोई शोर शराबा नहीं है। हम ऐसा तो नहीं सोचा था, और पता है जुनैद को कितना अरमान था तुम्हारी शादी का, और अम्मा, उनके पास तो आखिर वक्त में सिर्फ यही मौजू रह गया था। अगर वो दोनों होते तो। आंसुओं के सबब इसकी आवाज़ साथ छोड़ गई तो इसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, और वो कुछ भी नहीं कह सका। भला ऐसी भी कोई खुशी होती है जिस पर हम हंस नहीं सके, एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं दे रहे? इसके बरक्स घुटन का एहसास हो रहा है।
हाँ घुटन तो है, वो खुद कलामी के अंदाज में बोला। फिर बगौर इसे देखकर पूछा, घुटन क्यों है भाभी? शायद इसलिए कि अंदर से हम अब भी खौफजदा हैं। इतने बड़े बड़े दुख उठाकर हमारे दिल डरने लगे हैं। हाँ शायद यही बात है। उसने जैसे खुद को बहलाया, फिर इससे कहने लगा, बस आप रोएं मत, मुझे दुख हो रहा है। मैं कहाँ रो रही हूँ, और ये तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपने कमरे में। फिर खुद पर काबू पाकर हल्के से मुस्कुराई। जाओ उमर, कल का सूरज तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियों की नवीद लेकर तुलू होगा। जाओ मेरे लिए। क्यों? वो हल्के से मुस्कुराया। नादान लड़के, तुम्हारी खुशियों हिस्से तो हमारी खुशियाँ वाबस्ता हैं। वो इसे किचन से बाहर धकेलते हुए बोली तो वो मजीद कुछ कहने का इरादा तर्क करके अपने कमरे में चला आया। और कमरे की ना तो आराइश की गई थी और ना ही नयापन पैदा करने के लिए तरतीब ही बदली गई थी। फिर भी एक महकते वजूद ने इतना सहर पैदा कर दिया था कि पहले मरहले पर इसके अंदर का सन्नाटा टूटा, फिर धीरे धीरे घुटन का एहसास भी ज़ायल होने लगा। इसके बाद ठहरे हुए दिल में हलचल होते हुए भी देर नहीं लगी थी। हस्बे मामूल फजर की अजान के साथ ही इसकी आंख खुल गई। तो पहले पहलू में सोई सोनिया को देखकर गालबन यही यकीन हासिल किया कि रात उसने कोई ख्वाब नहीं देखा। फिर आप ही आप इसके होंठ मुस्कुराने लगे। इसी वक्त बरामदे में सोबिया के कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो वो उठ बैठा और सोनिया के बालों को हल्के से झटका। इसे पुकारा तो वह ज़रा सी आंखें खोलकर इसे देखने लगी। उठ जाओ, वो प्यार से बोला। इतनी जल्दी? अभी तो सुबह भी नहीं हुई। सुबह हो चुकी है और मैं चाहता हूँ जब तक भाभी नमाज़ पढ़ें हम उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता तैयार कर लें। सोनिया का पुरसोच अंदाज। फिर वो उठकर वॉशरूम में चली गई। वहाँ से निकली तो वो इसे अपने साथ किचन में ले आया और अभी फ्रिज से अंडे निकाल कर इसके सामने रख रहा था कि सोबिया आ गई। उन दोनों को देखकर बेहद हैरान होकर बोली, ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? इसकी आवाज़ पर वो तेज़ी से इसकी तरफ पलटा, जबकि सोनिया इसकी ओट में हो गई। बस भावच, आज से आपके लिए नाश्ता हम बनाया करेंगे। बको मत, चलो निकलो यहाँ से। जी नहीं, आप अंदर जाएं। उमर, रोब जमाने की कोशिश फजूल है। ठीक है, तुम बनाओ नाश्ता और सोनिया तुम मेरे साथ आओ। उस पर असर होते न देखकर सोबिया ने सोनिया का हाथ पकड़ लिया और उसके एहतजाज की परवाह न करते हुए सोनिया को अंदर ले गई। तो वो बेहद झुंझलाया, लेकिन अब नाश्ता उसे ही बनाना था और ये उसके लिए कोई नया और मुश्किल काम नहीं था। फिर भी अब बहुत मुश्किल लग रहा था। उसकी शादी से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि एक तो लोगों की ज़ुबानें बंद हो गई थीं, दूसरे घर पर जो मुसलसल उदासियों के बादल छाए थे वो भी धीरे धीरे छटने लगे थे। इसमें ज़्यादा हिस्सा यकीनन सोनिया का था, जिसकी बेसाख्ता हंसी अचानक खामोशियों का सीना चाक कर देती और चुनियों की छनकार से माहौल में खूबसूरत इर्तियाश पैदा हो जाता था। वो और सोबिया जैसे मुद्दतों से इन आवाज़ों को तरस रहे थे। पहले चौंक कर सोनिया को देखते, फिर मुस्कुराने लगते। और वो तो पहले ही इस माहौल को बदलने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन लोगों की बातों से खौफजदा हो गया था और अब ऐसा कोई खौफ नहीं था। इसलिए सोनिया के साथ मिलकर हल्ला गुल्ला मचाए रखता और ज़्यादा उसे सोबिया का ख्याल था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी भावच के सामने अभी तवील ज़िंदगी है और अगर वो इसी तरह अंदर ही अंदर घुटती रही तो वो जल्द थक जाएगी, जबकि निदा के लिए उसे ज़िंदा रहना है। इसलिए वो इसकी खुशी की खातिर माहौल को खुशगवार बनाए रखता। फिर अपने अंदाज में पहले जैसी बेतकल्लुफ़ी भी ले आया था। शादी के बाद वो आज ऑफिस गया था। वापसी पर अपने मखसूस अंदाज में दरवाजे में ही से पुकारता हुआ आया। भावच सोबिया अंदर थी, जबकि सोनिया बरामदे में खड़ी थी और पता नहीं वो इसे देख नहीं सका या देख कर भी नज़रअंदाज करते हुए सोबिया की तरफ बढ़ा, जो इसकी आवाज़ सुनकर कमरे से निकली थी और इसकी गोद से निदा को लेकर हवा में उछालते हुए पूछने लगा, मेरी जोजा कहाँ है? और पहले ही मरहले पर सोनिया को अपना यूं नज़रअंदाज किया जाना सख्त नागवार गुजरा। फिर भी बज़ाहिर खिलखिलाती हुई इसके सामने आ खड़ी हुई। हेलो उमर अब्बास। अरे! वो इसके अंदाज़े तखातुब पर महजूज होकर हंसा। साथ ही आंख मारकर अपने कमरे में चलने का इशारा भी किया तो वो झीम कर सोबिया की तरफ देखने लगी और इससे मुतवज्जा न पाकर अपने कमरे में चली गई। आज ऑफिस में दिल तो नहीं लगा होगा, सोबिया ने छेड़ा तो वह समझ कर भी अनजान बना। क्यों? ये भी मैं बताऊं? सोबिया हंसी और इसकी गोद से निदा को लेते हुए बोली, जाओ अपनी बेताबियों का अहवाल सुनाओ इसे, मैं चाय बनाती हूँ, बड़ी उस्ताद हैं आप। वो इसे घूरते हुए अपने कमरे में दाखिल होते ही सामने खड़ी सोनिया पर यूं गिरा जैसे चौखट में पाँव उलझ गया हो, हालांकि ऐसा नहीं था। अरे रे! सोनिया इसके शिकंजे में फड़फड़ा कर बोली, खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। वह निचला होंठ दांतों में दबाकर मुस्कुराया और इसका सर सीने से लगाकर बोला, सुनो मेरा दिल क्या कह रहा है, वही जो मेरा दिल कह रहा है। वो भी शौक हो गई। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? यही कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। वो बहुत आहिस्तगी से उसे छोड़कर मिस्री पर ढह गया। अभी तो बाहर से आ रहा हूँ और बाहर है क्या? ट्रैफिक का शोर, अफरा तफरी और सोनिया चाय ले लो। सोबिया के पुकारने पर इसकी बात अधूरी रह गई। फ़ौरन उठा और सोनिया का हाथ पकड़कर तकरीबन खींचता हुआ बाहर आकर बोला, चाय हम आपके साथ ही पियेंगे भावच।
बैठो सोनिया, मैं चाय नहीं पीऊँगी, वो रूठे लहजे में बोली। क्यों? इसके बजाय सोबिया ने पूछा तो वो ज़रा सी नाक चढ़ाकर वहीं बैठ गई। तब उसे कहना पड़ा, असल में ये इस वक्त कहीं बाहर जाने के मूड में है, तो ले जाओ ना। आप भी कमाल करती हैं, इतना मैं थका हुआ हूँ, कोई थके हुए नहीं हो, चलो जाओ। सोबिया ने इसके सामने से कप उठा लिया तो वो चीखा, चाय तो पीने दें, सोनिया के साथ ही पीना। बड़ी जालिम है आप। और झुलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर पहले वो यूं ही मुख्तलिफ सड़कों पर बाइक दौड़ाता रहा। जब शाम के साए गहरे होकर अंधेरे से हम आगोश हो गए तब वो उसे एक ओपन रेस्टोरेंट में ले आया। लॉन के अतराफ लगी बाड़ में नन्हे नन्हे कमकमे साइन बोर्ड्स की जगमगाती रोशनियों में मुरझाए हुए से लग रहे थे। गहरी सांस लेकर उसी की पुर से सर टिकाकर कदरे आराम से बैठते हुए इससे पूछने लगा, सिर्फ चाय या कुछ और भी लोगी? पहले चिकन फिर चाय। इसने इशारे से वेटर को बुलाया और उसके आने तक अपनी जेब का अंदाज़ा करके सिर्फ एक चिकन का ऑर्डर दिया। और वह इस वक्त तो कुछ नहीं बोली। जब वेटर सलाद चटनी के साथ प्लेट चिकन की रख कर चला गया तब कहने लगी, सिर्फ एक चिकन की क्या तुक है? पहले ये तो खा लो, मज़ीद खाना चाहोगी तो और मंगवा दूंगा। वो हल्के फुल्के अंदाज में कहकर सिगरेट सुलगाने लगा। तुम नहीं लोगे? नहीं, और प्लीज़ इसरार मत करना क्योंकि मुझे बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। पहले बताते मैं भी मना कर देती। कॉमन यार, अब जल्दी करो, घर में भाभी अकेली हैं। वो फ़ौरन प्लेट पर झुकी ज़रूर, लेकिन खाने की रफ्तार बहुत सुस्त रखी। साथ साथ इधर उधर की बातें करके गैर महसूस तरीके से इसका ध्यान घर की तरफ से हटा दिया। चिकन के बाद चाय, फिर चाय भी ख़त्म हो गई, लेकिन बातों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। यूं कितनी देर हो गई, और इससे पहले कि इसे एहसास होता वो बोल पड़ी, अरे इतनी देर हो गई, कहीं भाभी परेशान हो जाएं। हैं? इसने चौंक कर घड़ी देखी और फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। 11 बज गए हैं, जल्दी चलो, बिल तो पे कर दो। हाँ। वो वेटर को बुलाने के बजाय खुद ही काउंटर की तरफ चला गया। बिल पे करके तेज़ कदमों से चलता हुआ आया और बहुत अजलत में बाइक स्टार्ट करने लगा। तुम भाभी से डरते हो या? वो इसके पीछे बैठते हुए बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछने लगी। डरने की बात नहीं है सोनिया, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। नहीं, उसे अब सिर्फ भाभी का ख्याल था, इसलिए स्पीड बढ़ाता चला गया और घर में दाखिल होते ही पहले माजरत की, सॉरी भाभी, कुछ देर हो गई। कोई इतनी देर नहीं हुई। सोबिया ने फराखदिली का मुजाहरा किया। आपको डर तो नहीं लगा? नहीं, अब मुझे डर नहीं लगता। ये बताओ, खाना खाओगे या? बिल्कुल खाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, सोनिया गर्म करेगी। अच्छी बात है, फिर मैं सोने जा रही हूँ, शब बखैर, इसने कहा और सोनिया के साथ किचन में आ गया। यूं ही कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। इस घर में बहुत हद तक ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। को कि वैसा सकून और वैसी बेपरवाही तो नहीं थी जैसी अम्मा और जुनैद के वक्त में हुआ करती थी। फिर भी सोबिया और उमर अब्बास ने बहुत हद तक खुद को संभाल लिया था। दिलों में दर्द तो था, लेकिन कज़न एक दूसरे से छुपाते थे। फिर इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, खुद से वाबस्ता हस्तियों की खातिर बहुत कुछ सीने के अंदर दफन कर देना पड़ता है। सोबिया अगरचा उमर अब्बास का घर बसा कर कदरे मुतमईन हो गई थी, तब भी इसके सामने निदा थी जिसकी खातिर उसे ज़िंदा रहना पड़ा, और वो ख़ुद को और अपनी बेटी को बोझ तो नहीं समझती थी। फिर भी उसे एहसास ज़रूर था कि वो उमर की इजाफी ज़िम्मेदारी बन गई है, और यह एहसास ही था जो इसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि अभी तो सिर्फ सोनिया है, कल को जब बच्चे हो जाएंगे तो उमर के लिए इस घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्यों ना वो कोई जॉब करे। इन दिनों वो बड़ी संजीदगी से इस निश पर सोचती थी। अलबत्ता उमर से कहने और फिर इसे कायल करने में बड़ी दुश्वारी नज़र आ रही थी। इसके बरक्स उमर अब्बास, जिसने अम्मा को ये यकीन दिलाया था कि वह कभी भी अपनी भावच और भतीजी को तनहा छोड़ सकता, वो पूरे खलूस और ईमानदारी से अपनी बात पर कायम था। और ये हकीकत है कि उसे कभी भूले से भी ये ख्याल छू कर नहीं गया कि सोबिया और निदा की इसकी इजाफी ज़िम्मेदारी है। वो इस घर के तस्वर के साथ बंदी थीं, यानी वो इन दोनों के बगैर इस घर का तस्वर भी नहीं कर सकता था। वो अपनी ज़िम्मेदारी को न सिर्फ समझता बल्कि एहसन तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा था। और फिर सोनिया, जो बहुत पहले उमर की ज़ुबानी जान चुकी थी कि इस घर में सोबिया का मकाम है, इसे याद था कि उमर अपनी भावज की कितनी तारीफ़ें किया करता था, यहाँ तक कि इस घर की सारी छोटी बड़ी खुशियों को उनका मनहूने मिन्नत करार देता था। और अब वो अपनी आंखों से देख रही थी कि वो इसका कितना ख्याल रखता है। इसके सामने आंख खड़ी हुई, वो इससे नज़रें चुरा कर पहले भावज से उसका और निदा का अहवाल पूछता, इसके बाद इसकी तरफ मुतवज्जा होता है। और इस मकाम पर आकर सोनिया की सोचों ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया। और जब इंसान की सोचें मनफी रुख इख्तियार कर लें तब वो ना भी चाहे तब भी गलतियां करता चला जाता है। और सोनिया की पहली गलती ये थी कि उसने बहरास्त उमर से बात करने के बजाय दिल में गिरा डाल ली थी, जिसने उसे बदतरीन मुनाफिक बना दिया। बज़ाहिर यूं जैसे सबसे बड़ी हमदर्द व खैरख्वाह वही हो, लेकिन इसके दिल में क्या था इसकी हवा भी नहीं लगने दे रही थी। बहरहाल इसके लिए सोबिया और निदा का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। इस वक्त भी वो गालबन इन दोनों माँ बेटी को यहाँ से निकालने की तदबीर सोच रही थी कि उमर ने इसके कंधों पर जोर से हाथ रखे, जिससे वो बुरी तरह चौंकी और खुशमगीन नज़रों से देखने लगी। ऐसा क्या सोच रही थी जो मेरे आने की खबर ही नहीं हुई?
तुम कहाँ थे? वो इसकी बात नज़रअंदाज करके पूछने लगी। मैं ज़रा निदा को बाहर ले गया था। इस वक्त इसने कज़न हैरत का इजहार किया। हालांकि कोई इतनी रात नहीं हुई थी। हाँ, बहुत तंग कर रही थी। वैसे गलती मेरी है, मुझे शाम में ही इसे घुमा लाना चाहिए। अब तो माशाल्लाह बहुत शरारत करने लगी है। शाम में जब तुम्हारे आने का वक्त होता है तो बार बार दरवाजे की तरफ देखकर चाचा कहती है, और तुम्हारी बाइक की आवाज़ भी खूब पहचानती है। मैं और भाभी तो हैरान ही हो जाते हैं। फिर तासुफ से कहने लगी, वैसे मुझे इस बच्ची पर बहुत रहम आता है। बेचारी पैदा होते ही बाप से महरूम हो गई। ऐसा मत कहो सोनिया, मैं निदा को ऐसा कोई एहसास पैदा नहीं होने दूंगा। मैं इसका बाप नहीं, लेकिन बाप जैसी शफकत दे सकता हूँ। वो फ़ौरन कुछ नहीं बोली, उठकर बेड की चादर ठीक करने लगी। फिर अलमारी खोलकर इसके सुबह के लिए कपड़ों का जायज़ा लेते हुए बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ रहकर बोली, माफ़ करना उमर, तुम्हारी सोच बहुत महदूद है। यानी तुम सिर्फ ये सोचते हो कि निदा और भाभी को कोई तकलीफ़ नहीं होने दोगे, और ना एहसास महरूमी का शिकार वगैरह वगैरह। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जो लेटने का इरादा कर रहा था बेड की बैक से टेक लगाकर उसे देखने लगा। मेरा मतलब है तुम्हारी बात सही है, लेकिन कभी तुमने भाभी से भी पूछा है कि वो क्या चाहती हैं? उनसे ना भी पूछो तब भी तुम्हें खुद समझना चाहिए। क्या वो वाकई नहीं समझा? तब उसने पहले अलमारी बंद की, फिर इसके पास आकर बैठते हुए बोली, देखो ना उमर, भाभी की उम्र इतनी ज़्यादा तो नहीं है। ज़रा सोचो, अगर भाभी की जगह तुम्हारी अपनी कोई बहन होती तो क्या तुम इसे सारी ज़िंदगी अपने घर में बिठाए रखते? नहीं ना, तो फिर भाभी के लिए इस अंदाज से क्यों नहीं सोचते? मैं समझती हूँ अगर उनके वालिदैन हयात होते या कोई बहन भाई होता तो अब तक वो नई ज़िंदगी की इब्तिदा कर चुकी होती। क्या मैं गलत कह रही हूँ? उसे गुमसुम देखकर आखिर में पूछा तो वो बस गहरी सांस ले सका। यह कोई मायूब बात नहीं है उमर, ना मज़हब ने इसकी इजाज़त दी है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? मेरा मतलब है भाभी आमादा नहीं होंगी। कोई भी आमादा नहीं होता, लेकिन आमादा करना पड़ता है। वो ज़ोर देकर बोली, तुम इन्हें समझाने की कोशिश करो। अभी निदा छोटी है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वो सोच में पड़ गया। उसने बात ही इस अंदाज से की थी कि वो इसके खलूस पर शुबा नहीं कर सकता था। फिर माजूरी जाहिर करते हुए बोला, मेरा ख्याल है ये काम तुम करो। नहीं उमर, मैं भाभी से इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकती। वो साफ मना कर गई। क्यों? इसलिए कि वो मुझ पर शुबा भी कर सकती हैं। मेरा मतलब है, हो सकता है इन्हें ये ख्याल आए कि मैं उन्हें इस घर से निकालने की खातिर ऐसा कह रही हूँ। हालांकि वो ऐसी हैं नहीं, बहुत अच्छी हैं वो। फिर भी वो हल्के से कंधे झटक कर उसे देखने लगी, और अभी वो कुछ कहना ही चाहता था कि बरामदे में निदा की आवाज़ सुनकर उधर मुतवज्जा हो गया। ये निदा अभी तक जाग रही है? खुद कलामी के अंदाज में कहता हुआ फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया, और अगर कमरे से निकलने से पहले गैर इरादी तौर पर ही सही एक नज़र भी सोनिया पर डालता तो ज़रूर चौंकता कि वो जो अभी इतना मुखलिसाना मशवरा दे रही थी अचानक क्यों बदल रही है। क्या हुआ भाभी? निदा सोई नहीं? वो सोबिया की तरफ बढ़ते हुए पूछने लगा। पता नहीं क्यों इतनी बेचैन हो रही है। सोबिया का थका थका अंदाज बता रहा था कि वो बहुत देर से उसे गोद में लिए सुलाने या बहलाने की कोशिश कर रही है। तबीयत तो ठीक है ना इसकी? कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं? लाइए मुझे दीजिए। नहीं, तुम ख्वामखा उठ कर आ गए। जाओ सो जाओ जाकर, मैं देख लूँगी इसे। मैं सो नहीं रहा था। उसने ज़बरदस्ती निदा को अपनी गोद में लिया और टहलाते हुए पहले कोशिश की कि वो सो जाए, और बच्ची कुछ देर को सो भी जाती, फिर एकदम मचल कर रोने लगती। उस वक्त से यह ऐसे ही कर रही है। मुझे लगता है इसके पेट में तकलीफ़ है। घर में कोई मेडिसिन नहीं है? नहीं। चलें आप इसे पकड़ें, मैं देखता हूँ कोई मेडिकल स्टोर खुला हुआ हो तो। इस वक्त कहाँ जाओगे? सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे। सोबिया ने रोकना चाहा, लेकिन वो चला गया। घर के करीब कोई स्टोर खुला हुआ नहीं था। इसे काफ़ी आगे तक जाना पड़ा। बहरहाल जब दवा लेकर आया तो सोबिया बरामदे में मौजूद थी। वो हल्की आवाज़ में उसे पुकार कर इसके कमरे में चला आया। वो निदा को गोद में लिए बैठी थी और शायद अभी सोई थी। जब भी इसने इशारे से इसे बोलने से मना किया, तब वो बहुत हल्की आवाज़ में बोला, ये ड्रॉप्स हैं, चंद कतरे इसके मुंह में डाल दीजिए। सुबह इंशाल्लाह डॉक्टर को दिखा देंगे। फिर कुछ देर रुककर निदा को देखता रहा। जब सोबिया ने इसे अपने कमरे में जाने को कहा, तब दरवाजे तक आकर ख्याल आया तो पलट कर बोला, अगर रात में ज़्यादा तंग करे तो मुझे उठा दीजिएगा। सोबिया ने यूं ही इस्बात में सर हिला दिया। तब वो शब बखैर कहकर अपने कमरे में आ गया। सोनिया बेखबर सो रही थी। अपनी जगह पर लेटते हुए वो बस कुछ देर को इसकी बेनियाजी को महसूस कर सका। इसके बाद नींद गालिब आ गई। रात देर तक सोया था, इसलिए सुबह मामूल के मुताबिक आंख नहीं खुली, ना ही किसी ने उठाया। अलबत्ता निदा के रोने पर आंख खुली तो काफ़ी दिन चढ़ आया था। उसने कुछ हैरान होकर सोनिया को देखा। वो तकिया सर के ऊपर रखे सो रही थी। तब वो समझ गया कि निदा के रोने की आवाज़ से डिस्टर्ब होती रही है। जब भी उसे उठाए बगैर कमरे से निकल आया। मैंने कहा भी था कि मुझे उठा दीजिएगा। वो सोबिया पर खफा हुआ। मैं तो जाग रही थी, फिर तुम्हें क्यों बेआराम करती? अजीब है, आप भी रात भर अकेली परेशान होती रहीं।
कोई बात नहीं, बस अब तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर इसे डॉक्टर के पास ले जाना। सोनिया कहाँ है? सो रही है। फिर उसे मत उठाओ, मैं नाश्ता देती हूँ, नहीं बना लूँगा। वो जल्दी से किचन में आ गया, स्लाइस गर्म किए, 2 अंडों का ऑमलेट बनाया और चाय दम करके सूबिया के कमरे में ले आया। सोनिया को भी बुलाओ। हाँ, आप शुरू करें, मैं उसे बुलाता हूँ। वो मेज़ इसके सामने खींचकर सोनिया को बुलाने आया तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर पुकार कर बोला, सोनिया जल्दी से आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। इसका जवाब सुने बगैर वहीं से पलट आया। असल में वो चाहता था जल्दी से निदा को डॉक्टर के पास ले जाए, इसलिए सोनिया के आने का इंतज़ार किए बगैर नाश्ता भी शुरू कर दिया। जब आखिर में चाय पी रहा था तब वो आई, एक नज़र टेबल पर डालकर कदरे नागवारी से बोली, कमाल, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। सॉरी, हम ज़रा जल्दी में हैं, निदा को डॉक्टर के पास ले जाना है। इस वक्त कौन सा डॉक्टर मिलेगा? 11 बजे से पहले तो कोई क्लिनिक नहीं खुलता। वैसे इसे तकलीफ़ क्या है? बेचारी सारी रात रोती रही है। हाँ, वो आखिरी घूंट लेकर उठ खड़ा हुआ। चलें भावच, मैं चलूँ? वो बेख्याली में सोनिया की तरफ देखने लगी तो वो अपनी समझ के मुताबिक फ़ौरन बोला, सोनिया निदा को नहीं संभाल सकेगी, आप चलें। इसके साथ ही इसकी कलाई थाम कर उठा दिया। फिर निदा तो ठीक हो गई, लेकिन वो रात भर जागने और थकन के बायस बीमार पड़ गई और इसे क्योंकि इन दिनों अपनी इजाफी जिम्मेदारी होने का एहसास सताता था, इसलिए अपनी तबीयत की ख़राबी का नहीं बताया। इसका ख्याल था मामूली बुखार है, डिस्प्रिन से उतर जाएगा, और डिस्प्रिन से वक्ती तौर पर बुखार उतर भी जाता, लेकिन फिर पहले से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता, बदन में दर्द अलग, खड़ी होती तो टांगें कांपने लगतीं। इसके बावजूद इसने तवज्जो नहीं दी और रोज़मर्रा के काम काज भी इसी तरह करती रही। शाम का वक्त था। उमर सोनिया के साथ अपने कमरे से निकला। गालबन दोनों कहीं जाने के लिए तैयार थे। निदा चाचा कहती हुई इसकी टांगों से लिपट गई। अरे मेरी जान! इसने झुककर निदा को गोद में उठा लिया तो सोनिया कहने लगी, अब जल्दी चलो, पहले ही इतनी देर हो गई है। ठहरो, मैं भावच से कहता हूँ, इसे अंदर ले जाएं। अगर इसके सामने निकले तो ये बहुत रोएगी, इसने कहा और वहीं से सोबिया को पुकारा। शायद अजलत के बायस इसकी आवाज़ खासी ऊंची हो गई कि सोबिया घबरा कर किचन से निकली, लेकिन कमज़ोरी की वजह से सर बड़े ज़ोर से चकराया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो रुक कर उमर को देखने की कोशिश करने लगी। धुंध की एक चादर सी थी जिसके पार धुंधलके साए नज़र आ रहे थे। इसे पकड़े भावच, हम ज़रा जा रहे हैं। हाँ लाओ। सोबिया बाजू इसकी तरफ हिलाना चाहती थी, लेकिन बेख्तियार अपने चकराते सर को थाम गई। क्या हुआ भावच? वो निदा को तख्त पर बिठाकर इसकी तरफ लपका, और कभी कभी मोहब्बत और हमदर्दी का ज़रा सा बोल इंसान को किस कदर कमज़ोर बना देता है। वो भी ठह गई, लाख कहती रही, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन आंखों से गर्म पानी निकलता चला गया। भाभी, उसने जैसे ही इसकी कलाई थामी, इसे लगा जैसे जलते हुए अंगारे पर हाथ रख दिया हो। बेहद परेशान होकर सोनिया से बोला, सोनिया भाभी को बहुत तेज़ बुखार है, उन्हें अंदर ले जाओ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जवाब में सोनिया वहीं खड़ी रहकर इत्मीनान से बोली, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, तुम जो हो। वो सोबिया को संभालने में मसरूफ़ था, इसकी बात सुन नहीं सका। फिर चीख कर बोला, देखो भावच गिर रही हैं तुम्हारे सहारे के बावजूद। इसके लहजे में तंज और तलखी एक साथ थी। फिर इसके मुकाबिल आग खड़ी हुई और जहर खन से बोली, बस करो उमर अब्बास, मेरी आंखों में मजीद धूल झोंकने से पहले सिर्फ इतना बता दो कि जब तुम अपने सारे जज्बे इस औरत के नाम कर चुके थे तो फिर मुझे किस खाते में ब्याह कर लाए। सोनिया, वो शजदर रह गया और गैर इरादी तौर पर सोबिया को झटके से तख्त पर गिराकर सीधा खड़ा हुआ तो वो कहने लगी, धोखेबाज हो तुम, मुझे भी धोखा दिया और ख़ुद को भी। क्या क्या हुआ सोनिया? सोबिया बमुश्किल बोल पाई। बहुत खूब, यानी इतनी सादगी से पूछा जा रहा है कि क्या हुआ। रात दिन उमर को अपने साथ मसरूफ़ रखकर। शट अप सोनिया, वो पूरी कुव्वत से चीखा। खबरदार इससे आगे एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से निकाला। नहीं, मैं खामोश नहीं रह सकती। तो निकल जाओ यहाँ से। तुम यही कह सकते हो इसलिए कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत तो तुम्हें पहले भी नहीं थी। मैं कहता हूँ अपने कमरे में जाओ। वो गुस्से से कांपने लगा था। कभी सोबिया को देखता जिसकी हालत गैर हो रही थी, और कभी उससे जो पता नहीं क्या सोचे खड़ी थी, जबकि मासूम निदा इन दोनों के ऊंचा बोलने से परेशान होकर रोने लगी थी। और तुम कहाँ जाओगे? वो इसकी बात नज़रअंदाज करके सोबिया से कहने लगा, भाभी आप आराम से लेट जाएं, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इसके साथ ही इसने रोती हुई निदा को उठाया और जाने लगा कि सोनिया इसके पीछे आ गई। मैं भी साथ चल रही हूँ, मुझे अम्मी के घर छोड़ देना। तुम? वो इसी कदर कहकर खामोश हो गया। बात बढ़ाना नहीं चाहता था, या इस ख्याल से कि कहीं वो इसके बाद सोबिया से ना उलझ पड़े। वैसे वो बेहद हैरान भी था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सोनिया को क्या हो गया है। कल तक तो वो सोबिया के लिए मुखलिस थी, बल्कि कुछ दिन पहले इसके लिए मशवरा भी दे रही थी। फिर अब ये तमाम रास्ते वो यही सोचता रहा, और जैसे ही इसकी अम्मी के घर के सामने बाइक रोकी, वो फ़ौरन उतरकर अंदर जाने लगी कि उसने पुकार लिया, सोनिया। इससे पहले कि मज़ीद कुछ कहता वो बोल पड़ी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, बस तुम इतना सुन लो कि मैं अपने घर में सोकन औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोकन नुमा?
बेआवाज़ होंठों की जनबिश के साथ ही इसे सोबिया का ख्याल आया और वो ये कि वो इसे बीमार हालत में छोड़ आया है। फिर वो वहाँ नहीं रुका। वापसी में करीबी क्लिनिक से डॉक्टर को साथ लेकर घर आ गया। सोबिया नीम बेहोशी की हालत में वहीं तख्त पर लेटी थी। उसने निदा को वॉकर में बिठा दिया और जब तक डॉक्टर सोबिया को चेक करता रहा वो जैसे सांस रोके खड़ा था। कोई तशवीश की बात नहीं, डॉक्टर ने कहा तो वो पूरी तवज्जो से सुनने लगा। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, बाकी ये दवाएं मंगवा लीजिएगा। रात में किसी वक्त हो सकता है बुखार कम हो जाए, वरना फिर सुबह दिखा दीजिएगा। जी। वो डॉक्टर का बैग उठाकर उसे छोड़ने बाहर तक आया, फिर उसका शुक्रिया अदा करके वापस आकर सोबिया के पास बैठ गया और खामोशी से उसे देखने लगा। इतने से वक्त में कितनी बदल गई थी वो। इसके चेहरे की शादाबी जाने कहाँ खो गई थी। होठों पर हरदम मचलती मुस्कुराहट जिसने इस घर की किस्मत ही बदल दी थी, इसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो इसे छूना चाहता था कि सोनिया की बात ने एक बार फिर इसके अंदर आग लगा दी। जब तुम अपने सारे जज्बे इस औरत के नाम कर चुके थे तो फिर मुझे खाते में ब्याह कर लाए। वो सीने पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। मैं अपने घर में सोकन नुमा औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोकन नुमा औरत। वो फिर तख्त के पास रुककर इसे देखने लगा। शायद ये सोचना चाहता था कि इस घर से निकलकर सोबिया कहाँ जाएगी, लेकिन जालिम लम्हा अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका था। जहन के साथ मन भी सुलगने लगा। जब अम्मा ने कहा था सोबिया से शादी कर लो तब भी ऐसा हुआ था, और जब पापा ने कहा था तब भी, लेकिन फिर वो फ़ौरन संभल भी गया था। और अब सोनिया ने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था बल्कि ताना दिया था। नश्तर चबोया था इसके दिल में, जिसकी चुभन शदीद थी। रात भर वो खुद से लड़ता रहा और सुबह पहली किरण के साथ ही ये जाने बगैर कि इसकी तबीयत कैसी है इसे झंझोड़ कर उठा दिया। क्या हुआ है वो परेशान हो गई। मुझसे शादी करोगी, वो एकदम से कह गया, और पता नहीं सोच कर बोला था या बिना सोचे कि वो सन्नाटे में आ गई। जवाब दो सोबिया, मुझसे शादी करोगी अभी इसी वक्त। इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला तो वो एकदम होश में आ गई और दूसरे ही पल इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। जितना चाहे मार लो लेकिन इनकार मत करना। वो इसके सामने हाथ जोड़कर आजिज़ी से बोला तो वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। इसी तरह रोते हुए बोली, अगर तुम जुनैद के भाई ना होते तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लेती। खुदा के लिए मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुम पर सोकन नुमा औरत का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस करो मत, इस लहजे में बात करो मुझसे। मैं तुम्हारी भावच हूँ, बड़ी भावच। और अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस तरह मेरी तजलील करोगे तो मैं जुनैद के बाद कभी इस घर में न रहती। आप भूल रही हैं, अम्मा भी यही चाहती थीं और आपा भी चाहती होंगी, लेकिन अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। वो धमकी देने के साथ ही उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हैं? वो सामने आ गया, सोनिया के पास। सोनिया यहाँ नहीं है, कल शाम ही मैके चली गई थी। उसने बताया तो कल शाम का मंजर उसकी निगाहों में घूम गया। उस वक्त वो ठीक से सुन नहीं सकी थी, लेकिन अब सारी बातें इसकी समझ में आ गई थीं और उमर ने सोनिया के इस रवैये पर हैरान था, जबकि उसे शदीद धचका सा लगा था। बहुत खामोशी से उमर की तरफ से पीठ मोड़कर बैठ गई। कितने लम्हे चुपचाप सरक गए, फिर वो कहने लगा, मुझे इसी वक्त अम्मा की बात मान लेनी चाहिए थी, इसमें बेहतरी थी, लेकिन अब भी प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाओ। वह आजिज़ी से बोली थी। लहजे में आंसुओं की नमी थी, जिसे महसूस करके वो बेहद अज़दा हुआ। आप रोएंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं नहीं रोऊंगी, तुम जाओ। अच्छी बात है, आप मुंह हाथ धो लें, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। वो कहता हुआ कमरे से निकला और किचन में आ गया। उसका जहन मुसलसल ये सोचने में मसरूफ़ था कि वो सोबिया को किस तरह शादी पर आमादा करे, जबकि ख़ुद इसका अपना यह हाल था कि दिल अचानक इसकी तरफ माइल होकर शिद्दत से इसकी आरजू करने लगा था। वो किसी भी हवाले से अपनी तो थी, लेकिन अब दिल के करीब महसूस हो रही थी। बहरहाल रात भर खुद से लड़कर वो जो हार चुका था तो अपनी हार पर नादिम नहीं था। जल्दी जल्दी उसने नाश्ता तैयार करके टेबल पर रखा और उसे बुलाने का सोच ही रहा था कि वो निदा को लेकर खुद ही आ गई। गो इसकी तरफ देखा, न कोई बात की, लेकिन अंदाज से यही जाहिर कर रही थी कि उसकी बातों को नादानी पर महमूल करके नज़रअंदाज कर चुकी है। फिर इससे पहले ही नाश्ता ख़त्म करके उठकर चली गई। पहले इसने सोचा इसके पीछे जाए, लेकिन फिर अपने कमरे में आकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। फिर 2 दिन यूं गुजरे कि दोनों में किसी ने बात नहीं की। गो कि सोबिया की तबीयत पूरी तरह संभली नहीं थी, फिर भी वो बहुत खामोशी से रोज़मर्रा के काम निपटाने में लगी रहती। ख़ुसूसन जब वो घर पर होता तो ख़ुद को बहुत मसरूफ़ ज़ाहिर करती, और वो ये सब चुपचाप देख रहा था। किसी किसी वक्त वो करीब से गुजरती तो निदा को मुखातिब करके कहता, निदा अपनी मामा से कहो इतना काम न करें, थक जाएंगी। निदा अपनी मामा से कहो डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। और वो जैसे सुनती ही नहीं थी, ना कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होता। तीसरे दिन वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि वो उसके कमरे के दरवाजे में आ खड़ी हुई और सपाट चेहरे के साथ सपाट लहजे में बोली, सुनो, सोनिया को कब ला रहे हो? और वो इसी के अंदाज में बोला, कभी नहीं। क्यों? क्यों का जवाब देना ज़रूरी है क्या?
नहीं, इसकी नज़रें चुराने पर वो ज़रा सा मुस्कुराया। और कोई बात? हाँ, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ, ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। अपनी बात कहकर वो वहीं से पलट गई और उसने बस एक पल सोचा, फिर उसके पीछे चला आया। आप कहीं नहीं जाएंगी, समझी आप? तुम भी समझ लो कि मुझे रोकने का हक ना रखते हो ना इख्तियार। अरे, वो जैसे अपने आप पर हंसा। ये तो मैं भूल ही गया था कि मुझे आप पर ना हक है ना इख्तियार। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो खुद पर भी इख्तियार नहीं रहा। तुम्हारी बातें मुझे दुख ही नहीं अजियत भी पहुंचा रही हैं उमर। फिर आप बताएं मैं क्या करूं? वो बेबस नज़र आने लगा। सोनिया को ले आओ। क्या इसके आने से मसला हल हो जाएगा? हाँ, वो जितनी पूरी यकीन थी वो इतना ही गैर यकीन। वो अभी सोनिया की तरफ जाना नहीं चाहता था। वैसे भी इसका ख्याल था कि वो अगर आना चाहेगी तो खुद ही आएगी। फिर इसने जो शर्त रखी थी वो इसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। लेकिन अब सोबिया की बात थी, जिसका कहना था कि अगर सोनिया नहीं आई तो वो भी यहाँ नहीं रहेगी। और वह दो औरतों की मुतजाद बातों पर उलझ कर रह गया था। अजीब बात यह थी कि वो दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता था। सोनिया इसकी मोहब्बत थी तो सोबिया भी अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रही थी। अगर उसे किसी एक का इंतखाब करने के लिए कहा जाता तो शायद वह सारी ज़िंदगी फैसला न कर पाता। बहरहाल अब उसने ये सोचा कि वो किसी तरह सोनिया को समझा कर मना कर ले आएगा, लेकिन सोनिया की वही बात थी, जब तक सोबिया इस घर में है मैं नहीं जाऊंगी। एक तो वो सोनिया की तरफ से मायूस होकर आया, दूसरे ये ख्याल परेशान कर रहा था कि वो सोबिया को क्या जवाब देगा, जिसने हर सूरत सोनिया को लाने को कहा था। घर में दाखिल हुआ तो वो जैसे मुंतज़िर खड़ी थी और अभी सवाल इसके होठों तक आया था कि वो बोल पड़ा, सॉरी, आज ऑफिस में देर हो गई इसलिए मैं सोनिया की तरफ नहीं जा सका। अपनी बात कहकर वो इसके सामने ठहर नहीं सका, फ़ौरन अपने कमरे में आ गया। इसका जहन बेहद उलझा हुआ था। जूतों समेत बेड पर दराज हुआ तो हालात को सोचते हुए खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगा। इसी वक्त सोबिया चाय लेकर आ गई। उसकी तरफ देखे बगैर कप टेबल पर रखा और कुछ कहे बगैर वो चली गई। वो गहरी सांस लेकर उठ बैठा। फिर रात के खाने पर उससे सामना हुआ और वो इतनी लाताल्लुक सी रही कि वो कोशिश के बावजूद इसे मुखातिब नहीं कर सका, जबकि उसका दिल चाह रहा था उससे ढेर सारी बातें करके दिल का बोझ हल्का करे। उसे बताए कि वो कोई जज्बाती फैसला नहीं कर रहा, बल्कि निहायत संजीदगी और ईमानदारी के साथ उसे अपना कर सोनिया के बराबर मुकाम देना चाहता है, और ये कोई मायूब और अनहोनी बात भी नहीं होगी। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी उसकी तरफ देखा उसके हौसले पुस्त होने लगे। अपनी बेबसी पर कुटता हुआ खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गया, इस यकीन के साथ कि वह किसी भी चीज़ का पूछने इसके पीछे ज़रूर आएगी, इसलिए नींद के बावजूद सोया नहीं और इसका इंतज़ार करने लगा। वो गालबन सोने से पहले मामूल के काम निपटाने में लगी हुई थी। किसी किसी वक्त बरामदे में इसके कदमों की चाप उभरती तो वो सांस तक रोक कर दरवाजे की तरफ देखने लगता, लेकिन फिर कदमों की दूर होती हुई आवाज़ उसे मायूस कर देती। मेरे खुदा, कोई तो ऐसी बात हो जो वो अचानक अपना हाथ मेरे हाथ में थमा दे। उसने सोचते हुए थकी हुई आंखों के दर बंद किए थे कि नींद ने कफल लगाने में देर नहीं की। सुबह वो मामूल के मुताबिक उठा और गुस्ल करने के बाद कमरे से निकला तो बरामदे में बैठी निदा को गोद में उठाकर सीधा किचन में आ गया। वो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। उसकी आहट महसूस करके उसकी तरफ देखे बगैर बोली, तुम चलो, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। मैं नाश्ता नहीं करूँगा। वो बिला इरादा बात करने और बढ़ाने की गर्ज से कह गया। क्यों? खिलाफ तवक्का उसका अंदाज सरसरी था। बस दिल नहीं चाह रहा था। चाय पी लो। नहीं। इसके नोटिस न लेने पर वो चिढ़कर बोला और वापस अपने कमरे में आकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। गो कि अभी काफ़ी वक्त था, फिर भी वो महज इस पर अपनी खफगी जताने की गर्ज से उसी वक्त ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। कमरे से निकला तो वो बरामदे में खड़ी थी। वो कज़न उसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी बाइक बाहर निकाल लाया और जब स्टार्ट कर रहा था तो दरवाजे से उसकी आवाज़ सुनाई दी, खुदा हाफिज़ उमर। उसने यूं ही पलट कर देखा। वो निदा का हाथ पकड़कर हिलाती हुई कह रही थी, चाचा को खुदा हाफिज़ कहो, खुदा हाफिज़ बेटा। उसने निदा से कहा और एकदम से बाइक स्टार्ट कर दी। अपने तौर पर वो इसे नई सोच दे रहा था, लेकिन खुद भी परेशान हो गया। सारा दिन किसी काम किसी बात में दिल नहीं लगा। मुसलसल इस ख्याल के वो लाख खुद को लाताल्लुक पोस्ट करे, फिर भी अंदर से परेशान होगी, और इसकी परेशानी का सोच कर ही जल्दी छुट्टी लेकर चला आया। घर में दाखिल होते ही सोनिया खड़ी नजर आई तो वो अपनी हैरत को किसी तरह नहीं छुपा सका। तुम? अरे, तुम तो हैरान हो रहे हो ऐसे जैसे मेरी आमद की खबर ही ना हो। वो उठकर बोली। इसे वाकई खबर नहीं थी, फिर भी संभल कर बस इसी कदर कह सका, नहीं खैर, और मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। ना सोबिया नजर आई ना निदा, और वो यही समझा कि जिस तरह सुबह वो खफा होकर नज़रअंदाज करता हुआ गया था, उसी तरह अब वो भी कमरे में बंद है।
चाय पियोगे? सोनिया के पूछने पर वो इस्बात में सर हिलाकर अपने कमरे में आ गया। जब तक वो चाय लेकर आई वो ड्रेस तब्दील करके मुंह धो चुका था। इस दौरान वो सोनिया की अचानक आमद के बारे में भी सोचता रहा, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया कि वो अपने रवैये पर नादिम होकर आई है, सब भुलाकर, या फिर इस इरादे से कि खुद सोनिया से बात करेगी, और ये उसे गवारा नहीं था। चाय पीते हुए वो बार बार चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ कि शायद कुछ जान सके, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तब बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछने लगा, तुम किसके साथ आई हो? भाभी लेने आई थी। कौन? सोबिया। जिस तरह उसने चौंक कर पूछा, इसी तरह वो भी चौंक कर देखने लगी, तो वो नज़रें चुरा कर बोला, कल मेरे साथ आने से तो तुमने इनकार कर दिया था। मैंने इनकार नहीं किया था उमर, बल्कि ये कहा था कि मैं सोबिया की मौजूदगी में नहीं आऊँगी। वो साफ गोई से बोली। हाँ, वो हाँ की सूरत में गहरी सांस लेकर कहने लगा, क्या ये अजीब बात नहीं है कि जिसकी मौजूदगी में तुमने आने से इनकार कर दिया उसी के साथ आई हो? क्या कहना चाहते हो तुम? अगर तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो साफ कहो, मैं वापस चली जाती हूँ। वो बिगड़ने लगी तो वह इसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बोला, नहीं सोनिया, यकीन करो, मैं तुम्हारे जाने से बहुत डिस्टर्ब हो गया था। क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मुझे अंदाज़ा है, और मैं अपने और तुम्हारे प्यार के दरमियान किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो तुम्हें करना पड़ेगा। उसका अंदाज छेड़ने वाला नहीं बल्कि मायने खेज था। फिर उठता हुआ बोला, आओ इस खातून का शुक्रिया अदा कर दूँ जो तुम्हें लेकर आई। क्या मतलब? वो हैरान होकर बोली, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि सोबिया भाभी यहाँ से जा चुकी हैं? क्या लहजे में तासुफ और बेचैनी के साथ उसका अंदाज ऐसा था जैसे अभी इस पर झपट पड़ेगा, और वो कदर सहम कर पीछे हटते हुए बोली, मुझे क्या पता, वो तो कह रही थी कि सुबह तुम्हें अपने जाने के बारे में बता चुकी हैं। तुमने उसे रोका नहीं? फिर गिरने के अंदाज में दोबारा बैठते हुए बेहद दुख से बोला, तुम क्यों रोकती उसे? तुम खुद यही चाहती थी। लेकिन वो गई कहाँ? वो कहाँ जा सकती है? आखिर में खुद कलामी के अंदाज में कहकर अपने अजीज़ों का एक एक घर सोचने लगा जहाँ सोबिया जाने का सोच सकती थी, लेकिन एक घर भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में इसे यकीन होता कि वो वहाँ गई होगी। तब मायूस होकर सोनिया की तरफ देखना चाहा, लेकिन वो जाने कब कमरे से निकल गई थी। वो अपनी बेखबरी पर खुद को मलामत करता हुआ बाइक की चाबी लेकर इस अंदाज से कमरे से निकला जैसे सोबिया अभी कुछ देर पहले ही निकली हो और वह रास्ते ही में कहीं उसे मिल जाएगा। लेकिन बरामदे तक आकर उसके कदम आप ही आप रुक गए। पहले सोनिया की तलाश में नजरें दौड़ाईं और किचन से आती आवाज़ से उसकी तरफ से मुतमईन होकर सोबिया के कमरे में चला आया, और एक नज़र में ही उसने देख लिया कि कमरे में हर चीज़ जूं की तूं मौजूद थी, सिवाय जुनैद भाई की इस फ्रेम शुदा तस्वीर के, जिस पर कमरे में दाखिल होते ही नज़र पड़ी थी, और उसे यूं लगा जैसे वो इन्हीं की तलाश में आया हुआ हो और इन्हें न पाकर बेख्तियार पुकारा। जुनैद भाई, जवाब में इसकी अपनी आवाज़ की बाज़गश्त थी। साथ ही वो मंजर निगाहों में आ समाया जब वो इसके सीने से लगे बच्चों की तरह रो रहे थे। सोबिया को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। उसका दिल अचानक किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया कि सांस तक लेने में दुश्वारी होने लगी। आंखों के सामने धुंध छा गई। बामुश्किल तमाम खुद को बेड तक लाया और गिरते ही फूट फूट कर रोने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर ही सोनिया भागी आई और उसे इस तरह रोते देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ उमर? मैं बहुत बुरा हूँ सोनिया, वो रोते हुए बोला। जुनैद भाई ने मुझे बाप जैसी शफकत के साथ सहारा दिया था, और मैंने उन्हीं की बीवी और बच्ची को बेसहारा कर दिया। मैंने अपना वादा भी भुला दिया जो मैंने अम्मा से किया था। अचानक एहसास जुर्म से हमकरार होकर और शिद्दत से रोने लगा, तो वो भागकर उसके लिए पानी ले आई और ग्लास उसके होंठों से लगाया तो वो उसका हाथ झटक कर बोला, तुम भी मेरे साथ इस जुर्म में शरीक हो सोनिया, बल्कि सारा किया धरा ही तुम्हारा है। मेरा? हाँ तुम्हारा। तुम ही ने मेरे अंदर के मर्द को बेदार किया, जिसके बाद ना मुझे भाई याद रहा और ना ही अम्मा से किया हुआ वादा। कदरे तौक़ुफ़ के बाद आवाज़ पर काबू पाकर बोला, अगर मुझे भावर से शादी करनी होती तो उस वक्त करता जब अम्मा ने मेरी मिन्नतें की थीं, या जब आप ही ने इसरार किया था। यहाँ तो कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन मैं आमादा नहीं हुआ सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम ही ने मुझ पर इल्ज़ाम रख दिया कि मैं सारे जज्बे उसके नाम कर चुका हूँ। तुमने मेरी अना को छेड़कर मुझे उकसाया सोनिया कि मैं सारे लिहाज सारे रिश्ते भुला के इससे नया रिश्ता जोड़ने की बात करने लगा, लेकिन उसे रिश्तों का लिहाज था। जब भी तो चुपचाप चली गई, कोई शिकवा भी नहीं किया। अब बताओ मैं उसे कहाँ से ढूंढूं? वो कुछ देर तक खामोश रहकर जाने क्या सोचती रही, फिर उल्टा उससे पूछने लगी, तुम उन्हें क्यों ढूंढना चाहते हो? ताकि उनसे अपने रवैये की माफ़ी मांगकर उन्हें यहाँ आने पर आमादा कर सकूं। वो फ़ौरन बोला, वो इस घर की मालिक हैं, अगर हमारे साथ नहीं भी रहना चाहेंगी तो हम दोनों ये घर छोड़ देंगे। क्या वाकई तुम अपने रवैये पर नादिम हो? वो बगौर इसे देख रही थी। क्या कहना चाहती हो तुम? पहले मेरी बात का जवाब दो। हाँ तो फिर सुनो, भाभी हैदराबाद गई हैं, उसी पुराने मकान में जहाँ वो अपनी वालदा के साथ रहती थीं, और मुझसे ये वादा करके गई थी कि जब तक तुम अपने रवैये पर नादिम ना हो मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं। वो कुछ देर रुक कर सोच कर बोली, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपनी हर सांस उस शख्स के नाम लिख चुकी हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए तगो दो करते हुए उन तक पहुंचने से पहले रास्ते ही में कहीं गुम हो गया,
और इन्हें जितना यकीन इसके ना आने का है उतना ही यकीन खुद उसके पास जाने का। और क्या कहा था उन्होंने, उसकी आवाज़ का बोझलपन छुपाए न छुपा, और ये कि तुम अपनी भावच और भतीजी से मिलने आ सकते हो क्योंकि तुम अब भी इन्हें छोटे भाइयों की तरह प्यारे हो। हाँ, दश्ते नदामत में घिरा वो खुद को बहुत छोटा और कमतर महसूस करने लगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसकी बचकाना बात पर वो हल्के से मुस्कुराई, और अगले ही रोज़ वो सोनिया के साथ उसके दरवाजे पर सर झुकाए खड़ा था। अरे अंदर आओ ना, वो इतनी जल्दी उन्हें देखकर हैरान थी। नहीं भावच, पहले हमें माफ़ करें। नादान हो तुम दोनों, और मैं नादानों की बातों का बुरा नहीं मानती। उसने फराख दिली का मुजाहरा किया। सच कह रही हैं, तुम्हारी मर्जी, यकीन करो या ना करो। अपनी बात कहकर वो पलट गई तो वो एक ही जिस्त में उसके सामने आ गया। आप तो इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई हैं भावच, मैं भला आपका यकीन क्यों नहीं करूँगा? क्यों सोनिया? और सोनिया ने उसकी गवाही देने में देर नहीं की। इस बात में सर हिलाते हुए नदामत के मोती भी पलकों से टूटकर उस औरत के कदमों में निछावर हुए थे जो रिश्तों का मान और तकद्दस सलामत रह जाने पर आसूदगी से मुस्कुरा रही थी। ये नावल आप सबको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ मिलेंगे।